हेलो फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। जिनका 28 में एग्जाम, अब तो 3 दिन बचे हैं और सर्दी भी काफ़ी हो रही है ना। तो आज हम करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन साइंस पेडागोजी का। सारे सब्जेक्ट का ऐसे ही करेंगे, ठीक है। कल मैं इंग्लिश कराऊंगी वन शॉट रिवीजन, फिर हिंदी, फिर मैथ पेडागोजी एंड सीडीपी, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस भी कर लेंगे। देखो, जिनका 28 में उनके लिए तो 3 ही दिन बचे हैं, तो वो तो मे भी खुद ही कर रहे होंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनका 28 में और पहले से तैयारी कर रहे हैं तो वो तो अब किताबों से ही कर रहे होंगे, सिस्टम पे अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, है ना। जिनका आगे है वो तैयारी करते रहें अपने फ्लो में, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा उसी तरह से तैयारी को तेज कर दीजिए, प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए। और जब एग्जाम के 1-2 दिन बचे तो फिर प्रैक्टिस कम, कंटेंट पे रिवीजन ज्यादा ध्यान दीजिए। रिवीजन करिए सारे सब्जेक्ट्स का, ठीक है, क्योंकि एक भी कंसेप्ट आप भूलने नहीं चाहिए। देखो, प्रैक्टिस आपने पहले से अगर कर लिया काफी तो ठीक है। अगर 1-2 दिन पेपर के बचते हैं उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? रिवीजन करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। बाकी अपनी अपनी चॉइस है, सभी के तरीके अलग होते हैं, है ना। तो आज हम करने वाले हैं साइंस की पेडागोजी। तो एंड तक बने रहिए, रिवीजन सेशन है, काफी अच्छा होने वाला है। मे बी आपको भी पसंद आएगा और आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, ठीक है। क्वेश्चंस भी हर एक टॉपिक के मैंने रखे हैं। बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि शेयर कर दिया करें सभी, जो भी लोग देखते हैं। अगर 5 से 10 लोगों को भी शेयर करेंगे तो आगे तक थोड़ा सा हेल्प होगा और आगे तक वीडियो जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो सपोर्ट सभी करते रहें, है ना। तो स्टार्ट करते हैं साइंस की पेडागोजी को। साइंस बेसिकली होता क्या है? देखो, सब सोचते हैं कि बायो साइंस है, केमिस्ट्री साइंस है, फिजिक्स साइंस है, मैथ भी साइंस के अंदर आता है। इसकी ब्रांचेज है, फिजिकल साइंस है, बायोलॉजिकल साइंस है, बहुत सारी ब्रांचेज हैं, ठीक है। तो सब कहते हैं वही साइंस है, लेकिन साइंस है क्या? साइंस एक सीखने की प्रक्रिया है, जो हम सीखते रहते हैं। अपने चारों तरफ जो भी हम देखते हैं, कहीं ना कहीं चीजें साइंस से जुड़ी हुई हैं, विज्ञान से जुड़ी हुई हैं। तो विज्ञान क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। विज्ञान एक सीखने की प्रक्रिया है। साइंस ए प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी विज्ञान ज्ञान के निर्माण का एक प्रक्रिया है, ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यानी हम क्या है? नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ठीक है। साइंस जो वर्ड है वो साइंटिया से आया है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब भी ज्ञान ही है, जिसका मतलब नॉलेज है। तो साइंस क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। विज्ञान एक सीखने की प्रक्रिया है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ नॉलेज है, प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज है, ठीक है। साइंस के बारे में कुछ मिथ्स भी हैं, कुछ अंधविश्वास हैं कि सब सोचते हैं कि साइंस के लॉज हैं बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं, कि फिक्स हैं, जो आइडियाज हैं वे बिल्कुल फिक्स हैं, एब्सोल्यूट हैं, एटर्नल हैं, फिक्स्ड हैं, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते। तो ऐसा नहीं है। जैसे जैसे रिसर्चेज होती हैं, कुछ नया ऐड हो जाता है तो चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है बिल्कुल। ये क्या है? ये एक अंधविश्वास है, ठीक है। तो जहां भी ये ऑप्शन आए आपको कट करना है, क्योंकि ये मिथ है साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस के जो लॉज हैं, जो भी कुछ है साइंस का, भाई छोटी छोटी चीजों पे रिसर्च हो रही है। अब तो वैसे भी इतनी तेजी से चल रही है रिसर्च। भाई पहले टाइम पे इतने इक्विपमेंट्स भी नहीं थे, इतने संसाधन नहीं थे। अब तो आज के डेट में तो इतना ज्यादा तरक्की हो रही है हर चीज में, हर एक फील्ड में हो रही है ना। तो हर जगह साइंस है, तो डे बाई डे एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, रिसर्चेज हो रही हैं, चीजें जुड़ती जा रही हैं, नई होती जा रही हैं। तो क्या है? एब्सोल्यूट और फिक्स नहीं है, चेंज होती रही है। इसकी टेंटेटिव बॉडी है, ठीक है। ये बात समझ आई? अब नेचर पढ़ते हैं। हर बार नेचर से क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार, हर शिफ्ट में, मतलब सालों से, जब से सीटेट शुरू हुआ है नेचर से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। और पिछली बार भी हर शिफ्ट में आया। और आता कैसे है? सीधे पॉइंट रख के देता है। यही वाले, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं ना, सीधे पॉइंट आपको रखे मिलेंगे। और आपने प्रैक्टिस की भी होगी, अब तो एग्जाम नजदीक है तो देखा भी होगा, है ना। तो पढ़ते हैं। फर्स्ट है साइंस नॉलेज इज टेंटेटिव। टेंटेटिव का क्या मतलब है? यानी अस्थायी है, चेंज होती रहती है, चेंज होती रहती है। कुछ ना कुछ, भाई रिसर्च हो रही है, कुछ उसमें ऐड हो गया। डेवलपिंग बॉडी यानी डेवलपमेंट होता रहता है, विकास होता रहता है। जैसे कि भाई कोई भी योजनाएं या कोई भी नया पीएम सीएम कोई भी बनेगा तो क्या करेंगे? जैसे सड़कों का निर्माण हो रहा है तो पहली क्या है? टूटी फूटी सड़क है, तो फिर उस पर अच्छा प्लास्टर हो गया, अच्छी सड़क बन गई, पक्की सड़क होगी, तो पहली वाली बंद हो गई, बिल्कुल नया फॉर्मेट आ गया। तो इसलिए क्या है? ये चेंज होती रहती है। ये भी क्या है? साइंस की नॉलेज जो है ये टेंटेटिव है। इसी तरह से रिसर्चेज होती हैं, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है, टाइम टू टाइम। तो डेवलपमेंट चलता रहता है, विकास चलता रहता है, ठीक है। तो ये बात समझ आई? विज्ञान ज्ञान क्या है? अस्थायी है, चेंज होता रहता है। रिसर्च हुई, चेंज हो गया, ठीक है।
साइंस इज ट्रूली इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज, यानी क्या है, विज्ञान वास्तव में क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय उद्यम है। भाई कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी खोज हो रही है, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो कोई भी एक साइंटिस्ट से तो होगा नहीं, ना ही किसी इंडिविजुअल, ना ही किसी ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट से होगा कि हमारे देश के करेंगे या फिर किसी पर्टिकुलर कंट्री के ही साइंटिस्ट करेंगे। ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट करते हैं। भाई अगर कुछ भी किसी चीज पे शोध किया जा रहा है, किसी चीज की रिसर्च हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट करेंगे। तो इसलिए ये क्या है कि इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज है। कोई भी टॉपिक हो उस पे पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट वर्क करेंगे, जब जाके कहीं एक कंक्लूजन निकल पाता है। ठीक है, किसी एक के करने से नहीं होता। तो ये एक इंटरनेशनल एंटरप्राइजेज है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, साइंस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। अब रैपिडली एक्सपेंड कैसे हो रहा है, ये थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। रैपिडली एक्सपेंड कैसे हो रहा है, भाई देखो पहले टाइम पे क्या था, भाई कैसेट थी, सब सॉरी कैसेट से भी पहले छोड़ो रेडियो थी, है ना। भाई गाने किसी को सुनने हुआ करते थे तो रेडियो में सुनते थे, या फिर डेक हुआ करते थे, वो बड़े बड़े देखे भी होंगे, उनके अंदर जो कैसेट लगती थी, जिसके अंदर वो रील्स, अगर कैसेट टूट जाती थी तो रील से निकलती थी, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फोन आ गए, मोबाइल फोन आ गए, होम थिएटर्स आ गए, अब एलईडीज आ गई। अब तो गाने सुनने हैं, लैपटॉप में सुनो, फोन में सुनो, क्या बोलते हैं, एलईडी में सुनो, नई नई चीजें आ गई। तो क्या है, एक्सपेंड हो रहा है डे बाय डे। भाई पहले कैसेट थी, रेडियो कैसेट, पहले डेक थे मतलब कैसेट थी, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद रेडियो वगैरह आई, इन दोनों का तो टाइम एक ही है। फिर उसके बाद मोबाइल फोन आए, ठीक है, फिर एलईडीज आ गई, एलईडीज, एलसीडी, उससे पहले एलसीडी हुआ करती थी। मतलब तो डे बाय डे एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। पहले घोड़ा गाड़ी से जाया करते थे, भाई कहीं भी जाना है पैदल जा रहे हैं, घोड़ा गाड़ी से जा रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, साइकिल आ गई, फिर उसके बाद क्या है, बाइक, स्कूटर, गाड़ी आ गई, फिर एरोप्लेन आ गया। अब आगे अभी तो गाड़ी भी उड़ने वाली है, अभी हमारे यहाँ नहीं आई है, लेकिन गाड़ियां भी उड़ती हैं। आगे आगे क्या ये चीज नॉर्मल हो जाएगी, फिर गाड़ियां भी उड़े करेंगी उड़ा करेंगी। तो क्या है, ये एक एक्सपेंडिंग बॉडी है, डे बाय डे क्या है, एक्सपेंड हो रहा है, विस्तार हो रहा है। जैसे जैसे रिसर्च हो रही है, नई नई चीजें आ रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो साइंस क्या है, एक्सपेंड हो रहा है। साइंस का ज्ञान क्या है, तेजी से विस्तार हो रहा है। ठीक है, तो साइंस इज रैपिडली एक्सपेंडिंग बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, ये 3 पॉइंट समझ आए। टेंटेटिव का मतलब है चेंज होता जा रहा है, डेवलपमेंट होता जा रहा है। इंटरनेशनल एंटरप्राइजेस का मतलब है कि सारे वर्ल्ड के, ऑल ओवर वर्ल्ड के साइंटिस्ट इन्वॉल्व रहते हैं किसी भी टॉपिक को रिसर्च करने में। ठीक है, रैपिडली एक्सपेंड का मतलब है डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, नई नई रिसर्चेज हो रही है तो एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, पीछे तो रुक नहीं रहा है, ना एक ही जगह रुक रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, आगे से विस्तार हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइंस इज अ पर्टिकुलर वे ऑफ लुकिंग एट नेचर, यानी विज्ञान क्या है, प्रकृति को देखने का एक विशेष तरीका है। भाई हम किसी चीज को देखते हैं तो हमारा नजरिया और है, विज्ञान का नजरिया और है। जैसे कि भाई सिंपल घर के एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब एनवायरमेंट के भूत प्रेत, इसे साइंस नहीं मानता है, साइंस भगवान को भी नहीं मानता है। ठीक है, साइंस क्या है, चीजों का एक्सपेरिमेंट करता है, चीजों की तय तक जाता है कि ये कारण है तो क्यों हुआ, ये ऐसी चीज हो रही है, ये चीज घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, ये इसके पीछे जाता है। ठीक है, जैसे कि ग्रहण पड़ता है तो साइंटिस्ट क्या है, साइंटिस्ट उसका कारण ढूंढेंगे कि ग्रहण किस वजह से पड़ रहा है, क्या इसके साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके इफेक्ट हैं, क्या इसके अच्छे इफेक्ट हैं, क्या इसके बैड इफेक्ट हैं। और हम क्या करते हैं, ग्रहण पड़ रहा है बाहर मत निकलो, और वो क्या बोलते हैं, नाज में नमक डाल के बांटते हैं गांव में। ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसे लेटने या बैठने नहीं देते हैं, तो ये हमारी मिथ है ना। लेकिन साइंस इसे क्या देखता है, एक अलग नजरिए से देखता है। ठीक है, तो साइंस को प्रकृति का देखने का एक विशेष तरीका है। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज के कंक्लूजन पे जाता है, हर चीज के एक्सपेरिमेंट करता है, हर चीज को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फिर, साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी एरिया ऑफ लर्निंग। इंटरडिसिप्लिनरी एरिया क्या है भाई, कोई भी टॉपिक हो, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर वो नहीं आ सकता, क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी टॉपिक हो, चाहे जूलॉजी का टॉपिक हो, चाहे बॉटनी का टॉपिक हो, चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, उसे ये नहीं कह सकते पर्टिकुलर इसी ब्रांच का ये टॉपिक है। ठीक है, या फिर ये इसी ब्रांच के अंदर आएगा। ये क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी एरिया है, अंत विषय सब एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। ठीक है, अगला नेचर है, साइंस इज अ सोशल एंडीवियर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट वर्किंग टुगेदर। यानी विज्ञान क्या है,
एक सामाजिक प्रयास है। कैसे है भाई, इतने सारे मेंबर्स वर्क करते हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट भी करते हैं, एक दूसरे की बात भी मानते हैं। भाई ऐसा तो है नहीं कि एक साइंटिस्ट कह रहा है कि ऐसे होना चाहिए तो दूसरा उससे लड़ने थोड़ी आएगा कि नहीं तू गलत कह रहा है, ऐसे नहीं होगा। एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सोशल एंडीवियर यानी सामाजिक प्रयास है। और दूसरी बात, जो भी रिसर्च करते हैं, जो भी एक्सपेरिमेंट होता है वो किसके लिए होता है? सोसाइटी के लिए, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होता है। भाई हमारे लिए तो करते हैं ये, इनकी अपनी लाइफ इतनी अच्छी नहीं चलती। ये 24 में से 20-20 घंटे एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्चेस करते हैं, ये 4-4 घंटे अपने लिए निकालते हैं सोने के लिए। बस हम लोग तो आराम से सोते हैं 8-8 घंटे, है ना। सबसे ज्यादा अगर देश की मदद कोई करता है ना तो फौजी और साइंटिस्ट ही करते हैं, है ना। लेकिन वो है कि हम इस चीज के लिए इतना अवेयर है नहीं, हम तो बस अपनी लाइफ में खुश हैं, है ना। तो ये क्या है, सोसाइटी की बेनिफिट के लिए करते हैं, ठीक है भाई। सोसाइटी का भी फायदा होता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती है, नई नई चीजें आती हैं, और क्या है, जीवन आसान हो जाता है ना। तो साइंस क्या है, एक सोशल एंडीवियर है, यानी सामाजिक प्रयास है, ठीक है। तो ये हुए साइंस के नेचर, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं तेज तो नहीं चल रही हूँ, मुझे लगता है कभी कभी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब नेचर ऑफ साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बताइए, नेचर ऑफ साइंस, ये अभी क्वेश्चन जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसी का ही क्वेश्चन है, बताइए। ए ऑप्शन है साइंस इज अबाउट एप्रिसिएशन ऑफ नेचर, विज्ञान प्रकृति की सराहना के बारे में है। या फिर साइंस इज एन इंडिविजुअल परसुएट, यानी विज्ञान एक व्यक्तिगत खोज है कि कोई एक ही इंडिविजुअल खोज करता है, कोई एक ही पर्टिकुलर इंसान खोज करता है। या फिर सी ऑप्शन है साइंस इज वैल्यू फ्री एंड ऑब्जेक्टिव टू द कोर, विज्ञान मूल के लिए मूल्य मुक्त और उद्देश्यपूर्ण है, कि वैल्यू फ्री है बिल्कुल, इसके अंदर कोई वैल्यूज नहीं होती। या फिर साइंस इज अ सोशल एंडीवियर, यानी विज्ञान एक सामाजिक प्रयास है। देखो अभी पीछे हमने पढ़ा है, तो कौन सा एक नेचर होगा भाई, अप्रिशिएट नहीं करता नेचर को, ये तो क्या है, अलग तरीका है इसका देखने का, क्योंकि हर चीज के पीछे रिसर्च करते हैं, है ना। ना ही कोई अकेला इंसान किसी भी खोज को कर सकता है, किसी भी रिसर्च को कर सकता है, इंडिविजुअल परसुएट भी नहीं है, और ना ही ये वैल्यू फ्री है। भाई वैल्यू फ्री नहीं है, साइंस का बच्चा है तो उसके अंदर ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, कॉपरेशन भी होना चाहिए, एक दूसरे को कॉपरेट करे, ये चीजें भी आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये क्या है, एक सोशल एंडीवियर है, यानी एक सामाजिक प्रयास है, समाज के हित में भी और आपस में भी अच्छी तरह बिहेव करना। तो ये क्या है, सोशल एंडीवियर यानी एक सामाजिक प्रयास है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू द नेचर ऑफ साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति के बारे में सही नहीं है? बताइए। साइंस इज ऑलवेज टेंटेटिव, विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। भाई सही बात है, चेंज होता रहता है, कोई एक जगह तो रुकता नहीं है कि भाई आज ये कंक्लूजन निकल गया, ये एक्सपेरिमेंट हो गया, अब ये जीवन में बदला नहीं जा सकता। ऐसा है कोई, अमर है कोई चीज साइंस में? कुछ भी नहीं है भाई। नए साइंटिस्ट आएंगे, नई जनरेशन के साइंटिस्ट आएंगे, क्या पता वो कुछ और कंक्लूजन निकालने चीजों का, है ना। तो कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। साइंस प्रमोट स्केप्टिसिज्म, यही संशयवाद भी होता है, भाई संशय भी होता है ना। साइंस इज अ प्रोसेस ऑफ कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, यानी विज्ञान ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। साइंस क्या है, नॉलेज है, कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं, ठीक है। साइंस इज स्टैटिक इन नेचर, विज्ञान प्रकृति में स्थिर है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? भाई साइंस टेंटेटिव भी है, साइंस की नॉलेज स्केप्टिसिज्म को भी प्रमोट करता है, यानी संशयवाद को भी करता है, डाउट भी होते हैं, कंक्लूजन भी निकलते हैं, ज्ञान का निर्माण भी होता है, लेकिन स्टैटिक नहीं है, इसका नेचर फिक्स नहीं है ना, टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। तो यही ऑप्शन हमारा गलत है, मतलब सही है क्योंकि नोट पूछा है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, टिक लगा देते हैं भैया। तो डी ऑप्शन किस में दिया गया है? डी में दिया गया है, डी ऑप्शन, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलप्ड बाय साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान द्वारा विकसित किया गया है? बताइए।
ए ऑप्शन है इक्विटी, बी ऑप्शन है साइंटिफिक एटीट्यूड, सी ऑप्शन है साइंटिफिक टेम्पर, डी ऑप्शन है स्टैटिक माइंडसेट। बताइए साइंस के द्वारा क्या डेवलप होता है भाई? इक्विटी भी आती है कि सब समान होने चाहिए, लड़का लड़की समान होने चाहिए, ऐसा नहीं है लड़की है तो तुम साइंस मत पढ़ो, है ना, और किसी को देखने में दिक्कत है तो तुम पीछे ही बैठे रहो, हमें क्या प्रॉब्लम है, तुम्हें देखने में दिक्कत है तो है, ऐसा करना चाहिए नहीं ना। तो इक्विटी भी देनी चाहिए, किसी को देखने में दिक्कत है तो आगे बिठा रहे हैं, है ना, कोई किसी तरह से प्रॉब्लम है या डिसेबिलिटी है तो उसे उसी तरह से केटर कर रहे हैं, तो इक्विटी भी होनी चाहिए, साइंटिफिक एटीट्यूड भी होना चाहिए, है ना, साइंटिफिक टेम्पर भी होना चाहिए, स्वभाव भी वैज्ञानिक होना चाहिए, लेकिन स्टैटिक माइंडसेट नहीं होना चाहिए कि कोई भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या है, नेगेटिव आ रहा है तो माइंडसेट हो गया कि मुझसे तो अब ये होगा ही नहीं, अब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा ही नहीं। अगर सभी साइंटिस्ट स्टैटिक माइंडसेट बना लेंगे तो कोई रिसर्च सक्सेसफुल होगी ही नहीं, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है, मतलब डी ऑप्शन हमारा सॉरी गलत है, ए और बी सी, ए बी सी ठीक है, ये तीनों ठीक है, तो ये तीनों बी ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है, बी ऑप्शन में ये दिए गए हैं, ठीक है भाई, डी गलत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंटिफिक नॉलेज वुड नॉट एग्री विद, पेन को क्या हो गया, वुड यू नॉट एग्री विद, वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे, नॉट पूछ रहा है, बताइए। ए ऑप्शन है साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट सर्टेन एंड एटर्नल। आपको क्या करना होता है, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को बंद करें, सारे ऑप्शन पढ़ें तब आंसर दें। अगर बाद में देख रहे हैं, प्रीमियर में देख रहे हैं तो साथ के साथ दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर बाद में देख रहे हैं तो क्या है, स्टॉप करें, पूरे क्वेश्चन को पढ़ें, फिर आंसर दें, फिर उसके बाद सुने, ठीक है। तो यही प्रोसेस सबसे अच्छा होता है। साइंटिफिक नॉलेज इज एब्सोल्यूट सर्टेन एंड एटर्नल, या फिर डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी, यानी वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में क्या होना चाहिए, कल्पना भी होनी चाहिए और रचनात्मकता भी शामिल है। सी ऑप्शन है साइंटिफिक नॉलेज इज सोशली एंड कल्चरली एम्बेडेड, वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एम्बेडेड है, भाई सोशली भी और कल्चरली भी है ना। साइंटिफिक नॉलेज इज थ्योरी लेडन, यानी थ्योरी पे भी बेस्ड है और प्रैक्टिकल भी बेस्ड है ना। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांत लेडन है, तो बताइए कौन सा एक सही नहीं है, वुड यू नॉट एग्री, गलत बताना है, बताइए। अभी पीछे पड़ के आए हैं, ए ऑप्शन तो ठीक होगा, क्योंकि साइंटिफिक जो नॉलेज है वो एब्सोल्यूट या फिर सर्टेन या फिर एटर्नल नहीं है, चेंज होती रहती है, टेंटेटिव है, तो यही तो मिथ था जो हमने पढ़ा था, तो इसी से एग्री नहीं है, यही गलत है, तो ए ऑप्शन हमारा ठीक है, बाकी सारे ठीक है, यही गलत है ना, ये मिथ है, ठीक है, बाकी सारे पॉजिटिव हैं। फिर यूज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का प्रयोग कहाँ कहाँ है, भाई विज्ञान का प्रयोग मोस्टली सब जगह है, सब जगह विज्ञान है, अगर देखना चाहें तो कहीं ना कहीं चीजें विज्ञान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। भाई कम्युनिकेशन है, यहाँ भी विज्ञान का प्रयोग है। पहले क्या था, पहले फोन भी नहीं थे, है ना, चिट्ठियां चलती गई, फिर उसके बाद क्या है, लैंडलाइन फोन आए, एसटीडी वाले जो हैं, फिर उसके बाद क्या है, छोटे छोटे फोन आए, नोकिया 1612 1621 क्या क्या नाम थे उनके, है ना, मोटोरोला हुआ, ठीक है, सैमसंग के हुए, फिर उसके बाद एंड्रॉयड फोन आए। भाई आज की डेट में तो एक से एक चीजें आ रही है, आगे पता नहीं क्या आएंगी। कभी किसी ने सोचा था कि हम और आप ऐसे बैठ के पढ़ रहे होंगे या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, सब कुछ ऐसा नहीं है। इंडिया से बाहर भी अगर अब्रॉड आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप कोर्स खरीद के अपने घर में पढ़ सकते हैं, है ना। तो क्या है, कम्युनिकेशन में भी काफी प्रयोग हो रहा है साइंस का। डेली लाइफ में तो होता ही है, घर में कुकर में सीटी लगती है, वो भी साइंस है, हर जगह होता है ना। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में भी होता है, आर्किटेक्चर वास्तुकला में भी होता है, ट्रांसपोर्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि पहले घोड़ा गाड़ी थी, फिर उसके बाद साइकिल आ गई, स्कूटर, बाइक वगैरह आ गई, फिर गाड़ी आ गई, एरोप्लेन, अब पता नहीं आगे क्या आएगा, है ना, बाइक भी उड़ा करेंगी, ठीक है भाई, रिसर्च इतनी हो रही है। ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल में पहले क्या था, वो अगर किसी को कोई बीमारी है तो काढ़ा बना के दो, घास फूस दे दो, कोई भी घास उखाड़ी उसकी दवाई बनाई और दे दी। आजकल क्या है, कितनी भी बड़ी बीमारी हो चुटकियों में खत्म हो जाती है, 2 मेडिसिन लो खत्म, है ना। तो मेडिकल में भी काफी हद तक रिसर्चेज हो रही हैं। एंटरटेनमेंट में भी पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थे,
है ना। फिर उसके बाद कलरफुल आ गए, अब तो एलईडी आ गई, अब तो और भी एचडी कैमरे आ रहे हैं, अब आगे ऐसे कैमरे आ रहे हैं कि हम उन्हें सिंपल अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते बिना स्पेक्स के, है ना। तो क्या है, एंटरटेनमेंट में भी, मेडिकल में भी, ट्रांसपोर्टेशन में, आर्किटेक्चर, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, डेली लाइफ और कम्युनिकेशन, विज्ञान का उपयोग सभी जगह है मोस्टली। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसे मैं कई बार करा चुकी हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पूरी साइंस पेडागोजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है। ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन अटकते हैं। पढ़ते हैं। पहले तो देखो वैलिडिटी होती क्या है। कोई भी चीज हो, जिस चीज के लिए वो बनाई गई है वो उस चीज के लिए मान्य होनी चाहिए। जैसे कि वेइंग मशीन है, वजन मापने की मशीन है, वो जो वेइंग मशीन है वो हमारा वजन मापती है, तो वो मशीन क्या है, वैलिड है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए बनी है वो उस चीज पे खरी उतर रही है। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये होती है वैलिडिटी। ठीक है, जैसे कि सीटेट है, सीटेट किस लिए होता है, एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना। किस लिए होता है, हम लोगों को आंकने के लिए होता है कि हम टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है ना। तो जो उसका काम है वो अपना काम पूरा कर रही है, तो सीटेट क्या है, एक वैलिड टेस्ट है। तो ये तो बात हुई वैलिडिटी की। अब 5 तरह की वैलिडिटी है, इनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट है कॉग्निटिव वैलिडिटी, यानी संज्ञानात्मक वैधता। भाई क्लास में कुछ भी पढ़ा रहे हैं टीचर, तो कैसा होना चाहिए वो, अगर वो बच्चे के कॉग्निटिव लेवल का यानी संज्ञानात्मक स्तर का है। संज्ञानात्मक स्तर का मतलब है कि बच्चा अगर 6th क्लास में है, 6th क्लास में कोई भी बच्चा है, अगर उसे उसी के लेवल का पढ़ा रहे हैं, उसी के दिमाग के लेवल का, चैप्टर का जो लेवल है, टॉपिक का जो लेवल है वो उसी के अकॉर्डिंग है, तो वो कंटेंट क्या है, जो भी पढ़ा रहे हैं वो क्या है, वैलिड है, यानी वो कॉग्निटिव वैलिड है, क्योंकि उसके स्तर क्या है, उसके दिमाग के स्तर का पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो भी पढ़ा रहे हैं एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, नहीं उसकी उम्र उपयुक्त होना चाहिए। अब 6th क्लास का है, 7th क्लास का कोई भी बच्चा है, उसे प्लांट बारे में पढ़ा रहे हैं, प्लांट के बारे में। अब प्लांट का टॉपिक 8th क्लास में भी है, 9th क्लास में भी है, 10th में भी है, भाई 11th 12th बीएससी एमएससी पीएचडी तक जाता है। तो ऐसा तो है नहीं, एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है, एज अप्रोप्रिएट हमें पढ़ाना होता है। जिस क्लास का बच्चा है, जिस उम्र का बच्चा है, उसे उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उतना ही डीप टॉपिक को लेके जाएंगे जितना उसका स्तर है। स्तर कैसा, समझने का स्तर, उसके दिमाग का स्तर, सब चीजों का स्तर होता है ना। तो जो भी पढ़ा रहे हैं वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, यानी उसके उम्र उपयुक्त हो। ठीक है, और कैसा होना चाहिए, कॉग्निटिव लेवल का होना चाहिए, यानी उसके दिमाग तक जाए, ऐसा नहीं है सिर के ऊपर जाए, है ना, इतना हार्ड लेवल नहीं होना चाहिए, उसके संज्ञानात्मक स्तर का होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी उसके संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर, यानी जितना बच्चा समझ सके, जितना बच्चा ग्रैब कर सके, उसे उतना ही पढ़ाना है। ठीक है, तो वो होता है कॉग्निटिव वैलिडिटी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। हर क्वेश्चन में ना ये देखने को मिलता है कि जैसा भी पढ़ा रहे हैं कैसा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर कॉग्निटिव वैलिडिटी लिख के दे रहा है तो ये पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेंगे कि जो भी कंटेंट है, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो कैसा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए, चाइल्ड्स कॉग्निटिव लेवल का होना चाहिए, और विद इन द कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक पहुंच के भीतर होना चाहिए। ठीक है भाई, समझ तो आया होगा, बिल्कुल सिंपल बता रही हूँ घर की भाषा में, है ना। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी, मतलब मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है पढ़ाना, बिल्कुल सिंपल ही, मतलब अगर बुकिश लैंग्वेज में नहीं मजा आता। कंटेंट सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी, यानी विषय वस्तु वैधता। विषय कैसा होना चाहिए, जो भी हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बिल्कुल सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, उनकी रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ाएं, और अर्थपूर्ण होना चाहिए, यानी मीनिंगफुल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, तो कंटेंट मैटर कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, सहज होना चाहिए और अर्थपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, सिंपल हो, नेचुरल हो और मीनिंगफुल हो। ठीक है, फिर है प्रोसेस वैलिडिटी, यानी प्रक्रिया वैधता। ये की नहीं है, प्रक्रिया वैधता है बस। ठीक है, कैसी होनी चाहिए, साइंस नॉलेज इज जनरेटेड एंड वैलिडेटेड, हेल्प स्टूडेंट लर्निंग टू लर्न साइंस, यानी क्या है, जो प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए कि बच्चों के अंदर क्या डेवलप करे, साइंटिफिक नॉलेज आए उनके अंदर, साइंटिफिक एटीट्यूड आए, साइंटिफिक प्रोसेस आए, क्यूरियोसिटी आए, यानी बच्चा जिज्ञासु हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस पुट आउट करे, चीजों को समझे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, हर चीज के तय तक जाए, कंक्लूजन निकाले, रीजन लगाए, है ना। क्रिएटिविटी ऑफ द चाइल्ड, यानी जो बच्चे को साइंस की नॉलेज दी जा रही है, बच्चे की क्या है, रचनात्मकता का भी विकास होना चाहिए, है ना।
विज्ञान सीखने के लिए सीखने वाले छात्रों की मदद करें, बच्चों की वैज्ञानिक प्रक्रिया, जिज्ञासा, रचनात्मकता का विकास करना। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, इस तरह का प्रोसेस जनरेट करना चाहिए कि बच्चे की थिंकिंग डेवलप हो। ठीक है, तो ये हुआ प्रोसेस वैलिडिटी। फिर है ऐतिहासिक या फिर हिस्टोरिकल वैलिडिटी। हिस्टोरिकल वैलिडिटी का मतलब है हाउ साइंटिफिक कंसेप्ट इवोल्व ओवर टाइम, यानी समय के साथ क्या हुआ, वैज्ञानिक अवधारणाएं कैसे विकसित हुई, ये बच्चे को पता होना चाहिए। बच्चे को पता होना चाहिए कि पहले टाइम पे क्या हुआ करता था, किस तरह से पढ़ाई होती थी, किस तरह से कन्वेंस हुआ करता था, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, है ना, कैसे फोन पे बात किया करते थे, फोन तो होते नहीं थे, तो कैसे अपनी बात को दूसरे एरिया में पहुंचाना था, कैसे पहुंचाया करते थे, है ना। तो बच्चे को क्या है, पता होना चाहिए कि साइंस कैसे कैसे इवोल्व हुआ, साइंस कैसे कैसे इवोल्व हुआ। ठीक है, कैसे आगे बढ़ा पहले से और अब तक क्या चलता आ रहा है और कैसे कैसे चलता आ रहा है। ठीक है, अब क्या चीजें आ गई हैं, पहले क्या चीजें नहीं थी। ठीक है, यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के कारक को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है भाई, कैसे कैसे अफेक्ट हुई सोसाइटी, भाई हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, और बच्चे हैं ये भी देख रहे हैं, आगे पता नहीं और क्या चीज आएंगे, तो इवोल्व भी तो हो रहा है, ये बढ़ रहा है आगे। तो हाउ साइंटिफिक कंसेप्ट इवोल्व ओवर टाइम, ये होती है हिस्टोरिकल वैलिडिटी, यानी ऐतिहासिक वैधता। ठीक है, बच्चे को पूरी हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर है नैतिक वैधता, यानी मोरल वैलिडिटी या फिर इथिकल वैलिडिटी। भाई कुछ भी पढ़ा रहे हैं क्लास में, तो क्या है, बच्चे के अंदर ये चीजें भी इनकलकेट करनी है हमें कि बच्चा क्या है, ऑनेस्टी होनी चाहिए बच्चे के अंदर, ईमानदार हो, क्लास में भी, टीचर के साथ भी, बच्चों के साथ भी, अपने घर पे भी, और आगे जब फ्यूचर में जाए तो वहां भी ईमानदार हो। भाई डॉक्टर बने तो ऐसा नहीं है कि किडनी निकाल के बेच रहा है, या इंसान अगर मर गया तो उसकी डेड बॉडी तो दे नहीं रहे हैं, उसके पार्ट्स निकाल के बेच रहे हैं। तो क्या होना चाहिए, ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी होनी चाहिए हर इंसान में। ठीक है, सच्चा होना चाहिए हर इंसान, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, यानी कोऑपरेट करे एक दूसरे को, है ना, सहयोग करे, घर में भी सहयोग करे, बाहर में भी। ऐसे नहीं है, आगे जब फील्ड किसी भी फील्ड में जाए, चाहे साइंस की फील्ड में जाए, तो अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो वहां एक दूसरे को कोऑपरेट करे। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरमेंट, यानी खुद की भी रक्षा करे, स्वयं की भी रक्षा करे, एनवायरमेंट की भी रक्षा करे, पेड़ ना काटे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाए, पानी को बचाए, हर चीज की वैल्यू से पता होनी चाहिए कि हर चीज की कीमत क्या होती है, क्या पेड़ की कीमत है, क्या पानी की कीमत है, हमें भी पता होनी चाहिए वैसे, है ना। फ्री फ्रॉम फियर, प्रेजुडिस एंड सुपरस्टिशन, यानी बिल्कुल भी साइंस का बच्चा है तो डरे ना, है ना, ये वैल्यूज डालनी है बच्चों के अंदर कि बच्चा बिल्कुल भी डरे ना, डर से दूर रहे, भय से मुक्त रहे, और किसी भी चीज को ऐसे ही ना मान ले आसानी से। अगर साइंस का बच्चा है तो बात की तह तक जाए, किसी बाबाओं पे ऐसे ही विश्वास ना कर ले, अंधविश्वास में ना फंसे कि जाओ बेटा घर जाके ये खा लेना तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, या फिर ये कर दो तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, ऐसे ही किसी चीज को ना माने। ठीक है, तो ये है नैतिक वैधता। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए इसके ऊपर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कॉग्निटिव वैलिडिटी यानी बच्चे के दिमाग के स्तर का होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट, जो भी पढ़ा रहे हैं एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर वैलिडिटी यानी मीनिंगफुल होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। प्रोसेस वैलिडिटी यानी बच्चे के अंदर ये वैल्यूज, ये चीजें हमें डेवलप करनी है कि बच्चा क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप हो, उसके अंदर क्यूरियोसिटी आए, क्रिएटिविटी आए। ठीक है, ऐतिहासिक वैलिडिटी यानी हिस्टोरिकल वैलिडिटी की हाउ साइंटिफिक कंसेप्ट इवोल्व ओवर टाइम। ठीक है, मोरल वैलिडिटी है तो ये चीजें होनी चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए बच्चा, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, कोऑपरेशन, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड एनवायरनमेंट, फ्री फ्रॉम फियर, सुपरस्टिशन, प्रेजुडिस। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 5, ये तो बता देंगे अब आप। व्हाट इज द नीड फॉर हैविंग अ हिस्टोरिकली वैलिड साइंस करिकुलम, ऐतिहासिक रूप से वैध विज्ञान पाठ्यक्रम होने की क्या आवश्यकता है, बताइए। कौन से ऑप्शन है इसमें हिस्टोरिकल वैलिडिटी के, बताइए। ए ऑप्शन है इट हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। बी ऑप्शन है इट हेल्प्स द लर्नर टू व्यू साइंस एज इनफेलिएबल, यह शिक्षार्थियों को विज्ञान
को अचूक रूप में देखने में मदद करता है। सी ऑप्शन है, इट हेल्प्स लर्नर्स अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। यह शिक्षार्थियों की सराहना करने में मदद करता है कि समय के साथ विज्ञान की अवधारणाएं कैसे विकसित हुई। डी ऑप्शन है, इट हेल्प्स टू हाईलाइट अचीवमेंट ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज इन साइंस। यह विज्ञान के पश्चिमी देशों की उपलब्धि को उजागर करने में मदद करता है। तो बताइए कौन से ऑप्शन ठीक होंगे? ए और बी ठीक होगा, या फिर बी और डी ठीक होगा, या फिर ए और सी ठीक होगा? बताइए। ये क्या हो रहा है? बी ओनली, डी अच्छा बी ओनली, या फिर डी, या फिर ए और सी? तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? भाई क्या है, ए ऑप्शन भी ठीक है कि यह समझने में मदद करता है कि सामाजिक कारक विज्ञान के विकास में कैसे, विज्ञान के विकास को कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, और ये भी हम पढ़ के आए हैं कि यह इट हेल्प्स लर्नर्स अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम। साइंस का जो साइंस कैसे कैसे आगे बढ़ा है, कैसे इवोल्यूशन हुआ है ना समय के साथ। तो ये भी ठीक है। ए और सी ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं। तो डी ऑप्शन में दिए गए हैं ए और सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑफ वैलिडिटी ऑफ अ साइंस करिकुलम requires involving the learners in acquiring the methods by which scientific knowledge is generated and validated। बताइए, विज्ञान पाठ्यचर्या की वैधता के निम्नलिखित में से किस मानदंड के लिए शिक्षार्थियों को उन विधियों को प्राप्त करने में शामिल करना आवश्यक है जिनके द्वारा वैज्ञानिक ज्ञान उत्पन्न और मान्य किया जाता है। बच्चे के अंदर साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप की जाती है, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी जनरेटेड की जाती है ये चीजें। तो बताइए कौन सा होगा? कोग्निटिव यानी संज्ञानात्मक वैधता, कंटेंट वैलिडिटी, प्रोसेस वैलिडिटी, हिस्टोरिकल वैलिडिटी। संज्ञानात्मक, सामग्री, प्रक्रिया और ऐतिहासिक वैधता। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन होगा? भाई हमने प्रोसेस वैलिडिटी में ही तो पढ़ा था कि बच्चे के अंदर हमें ये चीजें जनरेट करनी है कि बच्चे की क्या है, साइंटिफिक थिंकिंग हो, क्यूरियोसिटी आए, क्रिएटिविटी आए, है ना। तो सी ऑप्शन हमारा ठीक है, यानी प्रक्रिया वैधता, प्रोसेस वैलिडिटी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 7। द क्राइटेरिया ऑफ प्रोसेस वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम रिक्वायर्स दैट। यहां भी प्रोसेस वैलिडिटी के बारे में ही पूछा गया है। विज्ञान पाठ्यचर्या की प्रक्रिया वैधता की कसौटी के लिए यह आवश्यक है। क्या है भाई? ए ऑप्शन है, साइंस शुड बी प्रेजेंटेड एज अ वैल्यू फ्री डिसिप्लिन अनइन्फ्लुएंस्ड बाय सोसाइटल कंसर्न्स। विज्ञान को सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित एक मूल्य मुक्त अनुशासन के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। या फिर बी ऑप्शन है, साइंस शुड बी टॉट एज ए स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन विद इट्स यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। यानी अलग से पढ़ाएं बिल्कुल इसकी विशेषताएं, साइंस को उसकी अनूठी विशेषताओं के साथ एक विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर सी ऑप्शन है, लर्नर्स शुड बी फेमिलियराइज्ड विद वेरियस नेचुरल प्रोसेस। शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से परिचित होना चाहिए। या फिर डी ऑप्शन है, लर्नर्स शुड बी एंगेज्ड इन प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। शिक्षार्थियों को उन प्रक्रियाओं में शामिल किया जाना चाहिए जो वैज्ञानिक ज्ञान के सर्जन की ओर ले जाती हूं। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा? क्वेश्चन कट गया है, बताइए। बट डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि बच्चों को क्या है, उन प्रक्रियाओं में शामिल करना चाहिए, ये चीजें बच्चे के अंदर डेवलप करनी चाहिए कि क्या हो सके, बच्चा क्यूरियस हो सके, वैज्ञानिक ज्ञान का सर्जन हो सके। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लर्नर शुड बी एंगेज्ड इन द प्रोसेस दैट लीड टू जनरेशन एंड साइंटिफिक नॉलेज। ठीक है, तो ये क्या हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 8। कोग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी स्टेज इंप्लाइज दैट इट शुड। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि यह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोग्निटिव वैलिडिटी के बारे में पूछा है, बताएंगे सभी। ए ऑप्शन है, यूज एप्रोप्रिएट पेडागोजिकल प्रोसेस इन टीचिंग। शिक्षण में उपयुक्त शैक्षणिक प्रक्रियाओं का उपयोग करें।
या फिर एनेबल द चाइल्ड टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइज, बच्चों को विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने में सक्षम बनाना, या फिर सी ऑप्शन है कन्वे सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक करेक्ट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से सही तथ्यों को व्यक्त करें। डी ऑप्शन है बी एज अप्रोप्रिएट, उम्र उपयुक्त हो। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई ऑप्शन तो इन्होंने ज्यादातर पॉजिटिव ही दिए हैं, लेकिन मतलब किसका बताना है हमें, कॉग्निटिव वैलिडिटी का। ठीक है भाई, हमें और ऑप्शन से क्या मतलब है, अगर इससे पूछा है कॉग्निटिव वैलिडिटी पूछा है तो उसी का ही तो बताएंगे, है ना। बताइए, तो देखो देखने में तो ये भी अच्छा लग रहा होगा, ये भी अच्छा लग रहा होगा, ये नेचर है साइंस के, है ना। लेकिन ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी हमारा ठीक है कि कॉग्निटिव वैलिडिटी ऑफ साइंस, यानी क्या इसका क्या मतलब है, इसका यह अर्थ होना चाहिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, उम्र उपयुक्त होना चाहिए, यानी बच्चे के उम्र के अकॉर्डिंग हो, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग हो, कॉग्निटिव रीच ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे के संज्ञानात्मक स्तर के भीतर होना चाहिए। ठीक है, यानी बच्चे को समझ आना चाहिए जो भी पढ़ाया जा रहा है, और उसकी एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यही पॉइंट आपको हर जगह देखने को मिलेंगे अगर कॉग्निटिव वैलिडिटी पूछता है तो। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, फिर से कॉग्निटिव वैलिडिटी का है, शायद ये इसी ऑनलाइन पेपर में आया हुआ है, इसमें आया हर शिफ्ट में आया इसी से क्वेश्चन, इस स्लाइड से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। Cognitive validity of science curriculum at upper primary stage requires that it should। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यक्रम की संज्ञानात्मक वैधता के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है, बी एज अप्रोप्रिएट एंड विद इन द रीच ऑफ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी उम्र के अनुकूल और छात्रों के समझ के स्तर के पहुंच के भीतर हो, या फिर कन्वे कंटेंट साइंटिफिकली करेक्ट, यानी सामग्री को वैज्ञानिक रूप से सही बताएं। सी ऑप्शन है नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों की प्राकृतिक जिज्ञासा और रचनात्मकता का पोषण करें, या फिर डी ऑप्शन है एनेबल द स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट हाउ द कंसेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व विद टाइम, यानी छात्रों को यह सराहना करने में सक्षम बनाता है कि विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित हुई। बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। देखो भाई, ये तो हिस्टोरिकल वैलिडिटी का है ना, किस समय के साथ कैसे इवॉल्व हुआ साइंस, ये हिस्टोरिकल वैलिडिटी का है। ठीक है, बताइए तो कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई कॉग्निटिव वैलिडिटी का पूछा है तो अभी हमने पढ़ा है कि कैसा होना चाहिए, एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए और विद इन द रीच ऑफ कॉग्निटिव लेवल। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है कि उम्र अनुकूल हो और छात्रों की समझ के भीतर हो, समझ और स्तर के पहुंच के भीतर हो। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब बताइए, अब पढ़ेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और तकनीक, इससे भी एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, पूछता है साइंस और टेक्नोलॉजी में डिफरेंस भी पूछ लेगा और वैसे भी पूछ लेता है। साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस क्या है भाई, साइंस एक यूनिवर्सल है यानी सार्वभौमिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, एक लोकल स्पेसिफिक यानी स्थानीय विशिष्ट है। साइंस बहुत बड़ा टर्म है, एक ब्रॉड एंडिवियर यानी एक व्यापक प्रयास है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, गोल ओरिएंटेड है। भाई गोल ओरिएंटेड कैसे है, नाम से पता चल रहा है टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी है तो उसका एक गोल फिक्स होगा, है ना। कोई भी चीज हो, बाइक हो, स्कूटी हो, ये लैपटॉप हो, फोन हो, हर चीज का क्या है, गोल होता है। भाई बाइक है, कोई भी बाइक ले लो, 10 से 15 साल में बाइक बिल्कुल खत्म हो जाती है, फिर वो कबाड़ी वाले के जाती है ना। क्यों जाती है, क्योंकि उसका एक गोल फिक्स है कि भाई इतने साल ही ये चीज चलेगी, इसकी इतनी ही उम्र है ना। जैसे फोन है, एंड्रॉइड फोन है, कितना भी महंगा फोन लो मतलब नहीं है, अगर तुम 2 लाख का फोन ले लो, 4 लाख का ले लो, कितने भी लाख का ले लो, 2 साल ही चलेगा, है ना। और 20,000 का लो तब भी 2 साल ही चलेगा। तो क्या है, गोल फिक्स है, गोल ओरिएंटेड है, लोकल स्पेसिफिक है। ठीक है, और साइंस क्या है, ब्रॉड एंडिवियर है, क्योंकि भाई साइंस तो एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, इसमें तो रिसर्च होती रहती है, नई नई चीजें निकालता रहता है। टेक्नोलॉजी तो एक छोटी सी चीज है ना। साइंस एक बहुत बड़ा टर्म है और टेक्नोलॉजी एक छोटा सा टर्म है। साइंस के सामने ये टेक्नोलॉजी है और ये है साइंस। ठीक है, ठीक है भाई,
तो टेक्नोलॉजी एक छोटी सी चीज है, साइंस का बहुत बड़ी चीज है, एक ब्रॉड एंडीवियर है, ठीक है नहीं, व्यापक प्रयास है। ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है। कैसे है ओपन एंडेड? भाई कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी है, 1 साल तक साइंटिस्टों ने क्या करा, 1 साल तक क्या करा, उस पर एक्सपेरिमेंट करा, लास्ट में आके क्या कंक्लूजन निकला, नेगेटिव भी तो निकल सकता है, फेलियर भी तो मिल सकते हैं उन्हें, ऐसा थोड़ी है कि पॉजिटिव ही आएगा फीडबैक। भाई होता भी है बहुत बार, साइंटिस्ट क्या है, कोई भी रिसर्च करते हैं साल भर, पूरे देश के पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट करते हैं, लास्ट में क्या है, रिजल्ट आ जाता है नेगेटिव। तो इसमें कोई भी रिजल्ट फिक्स नहीं है, ठीक है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, ये भी एक्सप्लोरेशन है, लेकिन इसका एक डेफिनेट गोल है। डेफिनेट गोल कैसे है कि भाई पता है फोन है इतने दिन में ही खराब होगा, लैपटॉप है इतने दिन तो चल ही जाएगा। अब ऐसा थोड़ी है कि लैपटॉप आज ही लाया आज ही खराब हो जाएगा, वो तो इत्तेफाक ही होता है, नहीं तो इसकी एक उम्र सेट है कि भाई 4 से 5 साल या 10 साल चल जाएगा, है ना। 10 साल बाद कबाड़ी वाले को देना है ना। तो क्या है, एक डेफिनेट गोल है इसका, ठीक है, फिक्स है मतलब। लेकिन साइंस क्या है, एक ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है, ब्रॉड एंडीवियर है, यूनिवर्सल है, सार्वभौमिकरण हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसी के बारे में क्वेश्चन बताएंगे आप, इसी के बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 10 बताइए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच संबंध का वर्णन करता है। बताइए। ए ऑप्शन है साइंस इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज टेक्नोलॉजी इज मोर क्रिएटिव प्रोसेस एज कंपेयर्ड टू साइंस, यानी विज्ञान की तुलना में प्रौद्योगिकी एक अधिक रचनात्मक प्रक्रिया है। या फिर बी ऑप्शन है साइंस इज ब्रॉड एंड डिवियर while technology is goal oriented and often local specific, यानी विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि प्रौद्योगिक लक्ष्य उन्मुख है और अक्सर स्थानीय विशिष्ट है। थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं मैं। साइंस इज एन एंशिएंट एंटरप्राइज बट टेक्नोलॉजी इज रिलेटिवली रिसेंट, यानी विज्ञान क्या है पहले टाइम से चलता है लेकिन टेक्नोलॉजी अभी आई है ऐसा है कोई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोसीड इंडिपेंडेंटली इन एन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिक स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से अलगाव में आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा होता है भाई कि साइंस अलग चलेगा टेक्नोलॉजी अलग चलेगी, है ऐसा तो नहीं होता ना ही ऐसा है कि साइंस तो पहले से चलता आ रहा है टेक्नोलॉजी अभी आई है। भाई चलती तो पहले से ही आ रही है टेक्नोलॉजी भी, लेकिन पहले कम थी अब ज्यादा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है उसी तरह से क्या है विस्तार हो रहा है, भाई तेजी से हो रहा है अब विस्तार, है ना। ये ऑप्शन ठीक है कि साइंस क्या है ब्रॉड एंड डिवियर है, लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है गोल ओरिएंटेड है और लोकल स्पेसिफिक है, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट विद रेफरेंस टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। बताइए। ए ऑप्शन है साइंस फॉलोज साइंटिफिक मेथड वाइल टेक्नोलॉजी डज नॉट, यानी विज्ञान क्या है ये साइंटिफिक मेथड को फॉलो करते हैं और टेक्नोलॉजी करती नहीं है। तो क्या ये ठीक है। बी ऑप्शन है कि साइंस इज मोर क्रिएटिव देन टेक्नोलॉजी, कि साइंस ज्यादा क्रिएटिव है टेक्नोलॉजी से। तो ये बात भी कोई जमी नहीं है ना। साइंस इज ओपन एंडेड वाइल टेक्नोलॉजी इज गोल ओरिएंटेड, कि विज्ञान क्या है मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी क्या है लक्ष्योन्मुख है, कि टेक्नोलॉजी गोल ओरिएंटेड है, साइंस क्या है ओपन एंडेड है। हाँ भाई। साइंस वाज प्रेजेंट इन एंशिएंट टाइम्स व्हाइल टेक्नोलॉजी वाज नॉट, फिर से वही देखो ऑप्शन में दे दिया कि साइंस पहले टाइम से है और टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो ये भी गलत है भैया, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये ऑप्शन ठीक है कि साइंस क्या है ओपन एंडेड एक्सप्लोरेशन है और टेक्नोलॉजी क्या है गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। फिर है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान की अंतर विषय प्रकृति। कैसी प्रकृति है विज्ञान की। भाई कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो कोरिलेट करें, कैसे करें कोरिलेट, डेली लाइफ से करें, एनवायरनमेंट से करें, यानी कुछ भी हम पढ़ा रहे हैं, कुछ भी अगर हम बच्चों को साइंस पढ़ा रहे हैं तो उनकी डेली लाइफ से रिलेट करें, उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करें, उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें। बच्चे को कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं साइंस का तो कहें कि घर पे जाके देखो, या चलो प्लांट्स ही पढ़ा रहे हैं, बॉटनी पढ़ा रहे हैं, कुछ भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जा रहे हैं,
ठीक है। कोई भी फोर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो दिखाएं बच्चे को कि ऐसी फोर्स लगती है, ठीक है। तो अगर आप दरवाजे को बाहर को खोलते हैं, अंदर को खोलते, तो मतलब बच्चे को बताएं, एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटीज करके, उसके रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें चीजों को, उसके वातावरण से जोड़ें, उसकी रियल लाइफ से जोड़ें, उसकी रियल लाइफ से जोड़े। सर्कुलर मोशन करा रहे हैं तो भी एक्टिविटीज कराएं, कोई भी मोशन पढ़ा रहे हैं, चीजों को बता रहे हैं कि देखो ये हमने ऐसे इधर कर दिया तो मोशन हो रहा है, अगर ये एक जगह रखा है तो मोशन नहीं, मतलब बच्चे को क्या है, एक्टिविटीज कराएं, दिखाएं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कराएं, ठीक है। और कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट, यानी क्या है इसका नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी है, वो कैसे है, अंत्य विषय प्रकृति कैसी है इसकी, कि भाई एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ के पढ़ाएं, यानी एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, हाँ, सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 12। साइंस इज कंसिडर्ड टू बी क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरिंग, डूइंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज carried out by Deepika in teaching of science is best suited to satisfy these criteria? विज्ञान को प्रश्न करना, खोजबीन करना, स्वयं करना और अन्वेषण करना माना जाता है, ठीक है भाई। विज्ञान शिक्षण के समय दीपिका द्वारा कराए गए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सा उन मानदंडों को संतुष्ट करने के लिए सबसे उपयुक्त है, बताइए। भाई साइंस में क्या होता है, क्वेश्चनिंग भी होती है, क्वेश्चंस पुट आउट भी करते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं बच्चे, चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और डूइंग यानी करके देखते हैं, और इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, है ना। तो इनमें से कौन सा एक उन्हें पूरा कर रहा है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट टेस्ट ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीवों पर यूनिट टेस्ट कराना, या फिर अ ग्रुप डिस्कशन ऑन कॉमन डिजीज, सामान्य रोगों पर सामूहिक चर्चा कराना, या फिर अ डिबेट ऑन एनवायरमेंटल इश्यूज, यानी पर्यावरणीय समस्याओं पर वाद विवाद, या फिर प्रोजेक्ट वर्क ऑन नेचर ऑफ साउंड, यानी ध्वनि की प्रकृति पर परियोजना कार्य। कौन सा है इन सारों को ये पूरा करता है, किसके अंदर है ये। भाई अगर हम बच्चे का टेस्ट ले लेंगे तो क्या ये सारी चीजें हो जाएंगी, बच्चे की क्वेश्चनिंग भी होगी, एक्सप्लोरिंग भी होगी, डूइंग यानी खोजबीन भी करके देखेगा वो कुछ, या फिर ग्रुप डिस्कशन में हो जाएगी ये चीज। ग्रुप डिस्कशन में तो बस ग्रुप डिस्कशन ही होगा, है ना, चलो क्वेश्चनिंग भी मान लो, है ना, लेकिन खोजबीन नहीं करेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, है ना। डिबेट करा रहे हैं तो उसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, लेकिन अगर प्रोजेक्ट वर्क करा रहे हैं बच्चे को, चलो नेचर ऑफ साउंड के बारे में कोई भी प्रोजेक्ट करा रहे हैं तो बच्चा ने उसमें क्वेश्चनिंग भी करेगा, टीचर से पूछ भी सकता है, एक्सप्लोर भी करेगा, इन चीजों को देखेगा भी, है ना, और खुद से करके भी देखेगा और इन्वेस्टिगेशन भी करेगा प्रोजेक्ट में, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक। ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग साइंस एट द अपर प्राइमरी लेवल, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए, ठीक है। कैसी कैसी वैल्यूज हमें बच्चों के अंदर डेवलप करनी है, कैसे एटीट्यूड डेवलप करने हैं, किस तरह की चीजों को प्रमोट करना है। प्रमोट वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, ट्रुथ एंड कोऑपरेशन। देखो ये पॉइंट ना ऐसे के ऐसे ही देखने को मिलते हैं। ईमानदारी, यानी बच्चा क्या है, ईमानदार होना चाहिए, इस चीज को बढ़ावा दें। सच्चाई होनी चाहिए बच्चे के अंदर, और सहयोग करे, कोऑपरेट करे। ऐसा नहीं है कि साथ में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो उसे धक्का मुक्की कर रहा है, या टीचर्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, हल्ला मचा रहे हैं। तो क्या है, ऐसे मूल्य बच्चों के अंदर होने चाहिए कि बच्चा कोऑपरेट करे, ईमानदार भी हो, सच्चा भी हो, ठीक है। तो इस तरह की वैल्यूज को बढ़ावा देना है। प्रमोट साइंटिफिक कंसेप्ट्स रिलेटेड विद एवरीडे लाइफ, यानी रोजमर्रा की जिंदगी से संबंधित वैज्ञानिक अवधारणाओं को बढ़ावा देना, यानी कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो कैसे रिलेट करें, बच्चे की डेली लाइफ से रिलेट करें, डे टू डे लाइफ से रिलेट करें, रियल लाइफ से रिलेट करें बच्चे के। भाई अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं साइंस में तो कहीं अपने घर पे जाके देखना, कुकर में सीटी क्यों आती है, आसमान में एरोप्लेन क्यों उड़ रहा है, चीजों के पीछे बच्चा देखे कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं उसकी रियल लाइफ से रिलेट करें, एवरीडे लाइफ से रिलेट करें, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट साइंटिफिक प्रिंसिपल थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट, यानी डेमोन्स्ट्रेट करें क्या, जो भी वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उन्हें कैसे प्रदर्शन करें, एक्टिविटीज के थ्रू, यानी गतिविधियां कराएं, और ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट कराएं, चीजों को करके दिखाएं, डूइंग एस्पेक्ट हो बच्चों के अंदर, ठीक है। एनकरेज लर्नर्स टू हैव डिस्कशन इन द क्लास, यानी बच्चों को क्या है,
प्रोत्साहित करें जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में डिस्कशन कर सकें। डिस्कशन का मतलब शोर नहीं, बातचीत कर सकें, टीचर्स के साथ डिस्कशन करें, बच्चों के साथ डिस्कशन करें, पीयर डिस्कशन हो, ठीक है। उससे बच्चों की थिंकिंग भी डेवलप होती है, बच्चे क्वेश्चंस भी पुट आउट करते हैं, उनके कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, है ना। एंगेज द लर्नर्स इन मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशन, यानी बच्चों को क्या है, कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि टीचर बस कर रही है और बच्चे बैठे हैं। क्या करे, टीचर बच्चों को भी शामिल करे इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, बच्चों को भी एंगेज करे जांच पड़ताल में, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 13। ये कुछ उद्देश्य थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट एम ऑफ लर्निंग साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, बताइए। ए ऑप्शन है टू गेट नॉलेज ऑफ साइंस, यानी विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना, या फिर टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस कंटेंट, के साइंस के कंटेंट की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना, ये होता है विज्ञान का उद्देश्य, या फिर टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन अमंग लर्नर्स, यानी शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी हो, अखंडता हो, सहयोग के मूल्य को आत्मसात करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन है टू हेल्प द फेलो कलीग्स इन गेटिंग नॉलेज ऑफ साइंस, यानी साथियों को विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करना। बताइए कौन सा एक उद्देश्य होगा साइंस को पढ़ाने के लिए। भाई सबसे अच्छा जो उद्देश्य है कि हमें बच्चे के अंदर क्या है, कैसी वैल्यूज डेवलप करनी है, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, यानी अखंडता हो, कोऑपरेशन करे, एक दूसरे को कोऑपरेट करे, तो यही तो इम्बाइब करनी है, यही तो प्रमोट करनी है, यही इनकलकेट करनी है ना। तो ये ऑप्शन भी गलत है कि दूसरे बच्चे को पढ़ाएं, उसे ज्ञान सिखाएं। ज्ञान सिखाना नहीं है, उसे दूसरे को सहायता नहीं करनी, डिस्कशन करना है। भाई सिखाने वाले तो टीचर है ना। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, साइंस के जितना भी कंटेंट है उसकी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर ले, तो ये उद्देश्य नहीं होता। या फिर साइंस की नॉलेज का, विज्ञान का ज्ञान प्राप्त कर लिया तो क्या है, ये उद्देश्य पूरा हो गया, तो ये उद्देश्य नहीं होते, है ना। सबसे अच्छा है सी ऑप्शन कि शिक्षार्थियों के बीच ईमानदारी हो, अखंडता और सहयोग के मूल्य को आत्मसात करें, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Which one among the following is not a desirable aim of science education at upper primary level? बताइए निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का वांछनीय उद्देश्य नहीं है। नोट पूछा है, ठीक है, ये चीज बस ध्यान में रखना है, पेपर में गलत मत कर गया ना, है ना। ए ऑप्शन है क्योंकि वहां बहुत ज्यादा हड़बड़ी होती है और बहुत बार ऐसा हो जाता है कि नहीं अगर दिखाई नहीं दिया ना तो कट जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और एक एक नंबर मैटर करता है। देखो जैसे कि बहुत से बच्चे आस में बैठे होंगे कि सुपर टेट आएगा, हम उसमें भर्ती होंगे। भाई अगर आपका 1% सीटेट नहीं हुआ तो बहुत दुख होगा, क्योंकि यही मौका है, क्या पता अभी सुपर टेट आ जाए इसी साल और इतने दूसरा सीटेट ना हो पाए। तो इसलिए मेहनत कर लो, जी जान लगा दो इसी में, और बाकी भैया अब की बार ही कर लो क्लियर, अगली बार और भी थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। हर बार कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, ये सच्चाई है, ठीक है। तो कौन सा एक उद्देश्य नहीं है, बताइए। ए ऑप्शन है टू नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन, विज्ञान और उसके अनुप्रयोगों के तथ्य और सिद्धांतों को जानने के लिए, ठीक है भाई, उसके फैक्ट्स भी जानने हैं, उसके प्रिंसिपल भी जानने हैं, अप्लाई भी करना है। टू नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, एस्थेटिक सेंस एंड क्रिएटिविटी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता का पोषण करना। सी ऑप्शन है टू गेन द नॉलेज अवेलेबल थ्रू मेमोराइजिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ साइंस, विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। डी ऑप्शन है टू इम्बाइब द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड कोऑपरेशन। देखो ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा और ये इतना पॉजिटिव है बहुत। ईमानदारी, अखंडता, सहयोग के मूल्य को आत्मसात करना, तो ये भी ठीक है ना। गलत पूछा है यानी नहीं पूछा है, ये भी ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता का पोषण करना, विज्ञान और उसके अनुप्रयोग और तथ्य और सिद्धांतों को जानने के लिए, ये भी ठीक है।
ठीक है, ये एम में भी आते हैं, उद्देश्य में भी आते हैं विज्ञान के, और एनसीएफ भी कहता है, ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि जो नॉलेज गेन कर रहे हैं अवेलेबल थ्रू, कैसे अवेलेबल हो, मेमोराइज करके, कंटेंट को क्या है, याद कर लें विज्ञान की सामग्री और प्रक्रिया को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो ये उद्देश्य नहीं है, याद नहीं करना है चीजों को, है ना, प्रयोग करके देखना है, एक्सपेरिमेंट करें, एक्टिविटीज के थ्रू सीखें, लेकिन मेमोराइज नहीं करना है। ये वर्ड नेगेटिव है, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा सही होता है क्योंकि गलत पूछा है, ठीक है। पता नहीं सर्दी आते ही गले में क्या हो गया, बहुत दर्द है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a desired objective of learning of science at upper primary stage? निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का वांछित उद्देश्य नहीं है? नहीं पूछ रहा है, नॉट, ठीक है भाई, बताइए। ए ऑप्शन है टू एक्वायर्ड साइंटिफिक लिटरेसी, यानी वैज्ञानिक साक्षरता हासिल करने के लिए, ठीक है भाई, साइंटिफिक लिटरेसी होनी चाहिए, यानी साइंस के बारे में जागरूकता होनी चाहिए। बी ऑप्शन है टू डेवलप रेशनल थिंकिंग, यानी तर्क संगत सोच विकसित करने के लिए, ठीक है, बच्चा तर्क भी लगाएगा, है ना। टू एक्वायर्ड एसेंशियल प्रोसेस स्किल, यानी आवश्यक प्रक्रिया कौशल हासिल करने के लिए, ठीक है। टू परफॉर्म बेटर इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए। तो साइंस को इसलिए पढ़ाया जाता है कि कंपटीशन में तुम्हारे अच्छे नंबर आए। भैया हमें कंपटीशन नहीं कराना है, रियल लाइफ की तो बात ही अलग है भाई, हम तो अपनी असली जिंदगी में कंपटीशन में ही चल रहे हैं, है ना, सभी लोग। लेकिन अगर सीटेट के पर्पस से देखे जाए तो ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है, यानी डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा कि हमें कंपटीशन नहीं कराना है बच्चों के बीच में, ठीक है। क्या है, बच्चों के बीच में कंपटीशन नहीं कराना है, और ना ही हमें बच्चों को इस तरह से पढ़ाना है कि वो कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करें, कंपटीशन में अच्छा करें। तो ठीक है, डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी गलत पूछा है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं, पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज, यानी निम्न में से कौन उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, गलत पूछ रहा है, ठीक है। ए ऑप्शन है डेवलपिंग क्वेश्चनिंग एंड इंक्वायरिंग स्किल, यानी पूछताछ कौशल विकसित करना। तो ये बात तो ठीक है, बच्चा क्वेश्चनिंग करेगा, ये तो अच्छा है ना, ऑब्जेक्टिव सही है। तो एक्वायरिंग टेक्नोलॉजिकल स्किल, कि तकनीकी कौशल प्राप्त करना, कि बच्चे टेक्निक की नॉलेज ले लें कि भैया ये मशीन कैसे बनी, तो ये उद्देश्य है क्या साइंस का। एक्वायरिंग प्रोसेस स्किल, यानी प्रक्रिया कौशल प्राप्त करना, कि प्रक्रिया को जाने की कैसे चीजें हुई, ये तो ठीक है भाई, हर चीज एक प्रोसेस से ही तो होती है ना। एक्वायरिंग साइंटिफिक लिटरेसी, यानी वैज्ञानिक साक्षरता प्राप्त करना, तो ये भी ठीक है। लेकिन ये ऑप्शन गलत है कि हम क्या है, टेक्नोलॉजी स्किल को एक्वायर करें, टेक्निक को एक्वायर करें, नहीं, रोबोट नहीं बनना है, हमें टेक्नोलॉजी की स्किल्स नहीं एक्वायर करनी है। हम प्रोसेस देख सकते हैं, पूरा प्रक्रिया देख सकते हैं, पूरी प्रक्रिया की कौशल विकसित कर सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी स्किल एक्वायर नहीं कर सकते, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं होता बच्चे को पढ़ाने का कि बच्चे क्या है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज लें पूरी, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 16, द टर्म कंस्ट्रक्टिविज्म, यानी रचनावाद, इन रिलेशन टू साइंस एजुकेशन मीन्स दैट चिल्ड्रन शुड बी, साइंस एजुकेशन के परिप्रेक्ष्य में, तो बताइए इसका मतलब क्या होगा साइंस में। ए ऑप्शन है डिस्करेज टू रेज क्वेश्चन इन द क्लासरूम, यानी कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद में क्या होता है कि बच्चे को डिस्करेज किया जाता है कि बैठ जाओ, क्वेश्चन मत पूछ लेना, चांटा लगेगा, है, डिस्करेज नहीं किया जाता। हतोत्साहित तो बिल्कुल, ये तो बहुत ही गलत वर्ड है। रचनावाद में तो क्या है, वो तो सारे बच्चे के हित में जाते हैं, सारे बच्चे के प्लस में जाते हैं, है ना। जैसे कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में होता है ना, वो इसी पे ही बेस्ड है, रचनावाद पे सारी पॉलिसी बेस्ड है, ठीक है। गिवन लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट, नवीनतम जानकारी पर वैज्ञानिक विकास। सी ऑप्शन है गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट साइंस, यानी साइंस के बारे में पूरी जानकारी दी। एक्टिव इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग साइंस, यानी विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा। भाई कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है ज्ञान का निर्माण करना, और ज्ञान का निर्माण बच्चा कैसे करेगा, एक्टिवली इन्वॉल्व होके। जब बच्चा एक्टिवली इन्वॉल्व होगा किसी चीज में, जब तो वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा, यही कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है। तो डी ऑप्शन हमारा
करेक्ट होगा, यानी विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल, यानी एक्टिवली इन्वॉल्व, है ना। ऐसा नहीं है कि क्लास में एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब में और बच्चा सुस्त पड़ा है, बिल्कुल नींद आ रही है, झटके आ रहे हैं, तो डी ऑप्शन ठीक है। और होता है ऐसे ही, सच्ची बता रही हूँ, ऐसे ही होता है। केमिस्ट्री लैब में जाओ, क्या है, बच्चे सोते हैं आराम से, नींद आती है, जम्बाई आती है तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। आगे एनसीएफ के बारे में पढ़ते हैं कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग क्या उद्देश्य है साइंस को पढ़ाने का। ठीक है भाई, ये पॉइंट आते हैं और पीछे भी क्वेश्चन में आए हैं, आगे भी क्वेश्चन मैंने रखे हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग गुड साइंस एजुकेशन इज वन दैट इज ट्रू टू लर्नर्स, ट्रू टू लाइफ एंड ट्रू टू साइंस। यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा वह है, कौन सी है, जो शिक्षार्थियों के लिए सत्य हो, यानी बच्चे के लिए सच्ची हो, सत्य हो, जीवन के प्रति सत्य हो और विज्ञान के प्रति सत्य हो। ठीक है, ऐसा एनसीएफ कहता है कि अच्छी एजुकेशन वो है जो बच्चे के लिए भी अच्छी हो, सच्ची हो, जीवन के प्रति भी सच्ची हो और विज्ञान के प्रति भी सच्ची हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट, नो द फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एंड इट्स एप्लीकेशन कंसिस्टेंस विद द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यानी क्या है, विज्ञान के तथ्य को, विज्ञान के सिद्धांतों को जाने और उसे अप्लाई करें। कब, ऐसा नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर एज में अप्लाई करें कि भाई 11th क्लास में आ गए तो ये एक्सपेरिमेंट हो गए तो ये लैब में जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक लेवल पे करें, हर एक लेवल पे। अगर 4th क्लास का बच्चा है तो उसे उसी के अकॉर्डिंग साइंस को अप्लाई करना है, सीखना है ना। 5th क्लास का है, 6th क्लास में आए तो उसी अकॉर्डिंग साइंस पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि 10th तक तो सारा कुछ स्किप करा, बस बुक पढ़ी, क्वेश्चन आंसर पढ़े, बात खत्म, फिर 11th में आके लैब में जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। साइंस के जितने भी तथ्य हैं, प्रिंसिपल हैं, जिस लेवल के हैं, हर एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेज पे सीखने हैं, हर एक स्टेज पे बच्चे को। ठीक है, अप्लाई करके देखने हैं। ठीक है, फिर है एक्वायर द स्किल्स एंड अंडरस्टैंड द मेथड्स एंड प्रोसेसेस दैट लीड टू जनरेशन एंड वैलिडेशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। यानी क्या मतलब है, जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, उन्हें अर्जित करें, जो मेथड से साइंस के उन्हें समझें और इस तरह के प्रोसेस बच्चे को कराएं जिससे कि बच्चा क्या है, बच्चे के अंदर थिंकिंग डेवलप हो सके, ज्ञान का सर्जन हो सके, क्रिएटिविटी डेवलप हो सके, क्रिएटिविटी डेवलप हो बच्चे के अंदर। ठीक है, क्यूरियस हो बच्चा, जिज्ञासु हो हर चीज को पूछने के लिए। ठीक है, तो कौशल प्राप्त करें और उन विधियों और प्रक्रियाओं को समझें जो वैज्ञानिक ज्ञान के सर्जन और सत्यापन की ओर ले जाती हूं। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप अ हिस्टोरिकल एंड डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस एंड टू एनेबल हिम और हर टू व्यू साइंस एज अ सोशल एंटरप्राइजेज। यानी बच्चों के अंदर क्या है, विज्ञान एक ऐतिहासिक और विकासात्मक परिप्रेक्ष्य विकसित करना बच्चों के अंदर, बच्चों को बताना हिस्टोरिकल पूरा, और बच्चे क्या है, अप्रिशिएट करें चीजों को। ठीक है, और उसे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखने में सक्षम बनाना। यानी साइंस क्या है, एक सोशल एंटरप्राइजेज है, एक सामाजिक उद्यम है। ठीक है भाई, साइंटिस्ट क्या है, खुद भी इन्वॉल्व रहते हैं चीजों में और जो भी कुछ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, सोसाइटी के हित के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो साइंस क्या एक सोशल एंटरप्राइजेज है। इसी बच्चों को ऐसा सक्षम बनाए कि बच्चे भी इसी तरह से देखें, है ना। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेट टू द एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, आर्टिफैक्ट्स एंड पीपल, लोकल एज वेल ग्लोबल। यानी कुछ भी अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसे क्या है, प्रकृति से जोड़ें, एनवायरमेंट से जोड़ें, और कैसे जोड़ें, लोकली भी जोड़ें और ग्लोबली भी जोड़ें, यानी नेशनल और इंटरनेशनल सारा रिलेट करें। ठीक है, और अप्रिशिएट करें जो भी इश्यूज हो रहे हैं सोसाइटी में, साइंस में। भाई कोई भी रिसर्च हो रही है, कोई भी चीज हो, तो बच्चे क्या है, टीचर क्या है, सराहना करें चीजों को। ठीक है, स्थानीय के साथ वैश्विक से संबंधित और विज्ञान, समाज, प्रौद्योगिक और के इंटरफेस और मुद्दों को सराहना करना। ठीक है, अप्रिशिएट करें चीजों को, साइंस को, जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। भाई किसी भी साइंटिस्ट के बारे में कुछ भी चीज है तो उसे सराहना दें, उसके वर्क को सराहना दें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्वायर द रिक्विसाइड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स टू एंटर द वर्ल्ड ऑफ वर्क। यानी जब साइंस की दुनिया में घुसें, जब साइंस की दुनिया में जाएं, साइंस में एंट्री करें, काम की दुनिया में, तो क्या करें, आवश्यक सैद्धांतिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज भी लें और चीजों की थ्योरेटिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज भी हो और प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजिकल स्किल्स भी होनी चाहिए। ठीक है,
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, नर्चर द नेचुरल क्यूरियोसिटी, यानी बच्चों की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, यानी प्राकृतिक जिज्ञासा। भाई देखो, बच्चे स्टार्टिंग से ही जिज्ञासु होते हैं, वो चीजों के पीछे, हर चीज के पीछे सोचते हैं, ऐसा क्यों हुआ। छोटे बच्चे भी होते हैं, मेरी दीदी के बच्चे ऐसे, ऐसा क्यों हुआ, ये ऐसे कैसे हो गया, हर चीज के पीछे उन्हें लॉजिक दिखता है, हर चीज में क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या है, जो भी उनके अंदर क्यूरियोसिटी है ना, ऐसा नहीं है कि बड़े होने तक दबती चली जाए, डर के मारे बच्चा पूछे ना, उसे नर्चर करें। क्या करें, नर्चर, यानी पोषित होनी चाहिए वो क्यूरियोसिटी। एस्थेटिक सेंस बच्चे के अंदर आने चाहिए, सौंदर्य बोध, क्रिएटिविटी आनी चाहिए, यानी रचनात्मकता, बच्चा कुछ क्रिएटिव करके देखे, है ना, किसमें, साइंस में और टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, आगे भी हैं 2 पॉइंट शायद, बस आगे फिर क्वेश्चन है। इम्बाइब द वैल्यूज, कैसी वैल्यूज बच्चों के अंदर डालनी है कि बच्चा क्या है, ऑनेस्ट होना चाहिए। देखो ये उद्देश्य एनसीएफ भी कहता है, और ये सिंपल उद्देश्य भी कि बच्चा क्या है, ऑनेस्ट होना चाहिए, इंटीग्रेटिव होनी चाहिए, सबको बांध के चले, कोऑपरेशन होना चाहिए, नहीं एक दूसरे को सहयोग करे, कंसर्न फॉर लाइफ एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरमेंट, यानी खुद की भी रक्षा करे और सभी की रक्षा करे, वातावरण की भी रक्षा करे। ठीक है, कल्टिवेट साइंटिफिक टेम्पर, ऑब्जेक्टिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रोजेडिस, यानी वैज्ञानिक सोच पैदा करे बच्चे के अंदर, वस्तुनिष्ठता हो, आलोचनात्मकता हो, यानी बच्चा क्या है, सोचे, अलग अलग तरह से सोचे, अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचे, और भय और पूर्व ग्रह से मुक्त हो। यानी क्या है, साइंस का बच्चा है, ऐसे किसी चीज को ना मान ले, बाबाओं के चक्कर में नहीं आना है, डरे ना। ठीक है, और क्या है, अंधविश्वास को ना माने। ठीक है, और उसकी कैसी होनी चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, डाइवर्जेंट थिंकिंग होनी चाहिए, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। ठीक है, आगे चलते हैं, बस ये पॉइंट्स थे एनसीएफ के कुछ, अब क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ द पेडागोजिकल प्रैक्टिस रिकमेंड टू द अपर प्राइमरी स्टेज आर। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर अनुशंसित शैक्षणिक अभ्यास है, बताइए। ग्रुप डिस्कशन हो, यानी समूह चर्चा हो, डिजाइनिंग सिंपल इन्वेस्टिगेशन, सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, या फिर वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल, यानी सैद्धांतिक सिद्धांतों का सत्यापन। तो बताइए कौन से पॉजिटिव आंसर है, 2 ही है हर जगह, किसी एक को हमें छोड़ना होगा। तो हम क्या है, ज्यादा पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, है ना। देखो भाई, हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग भी चलना होता है ना। तो इनमें से हमें 2 को चूज करना है, या तो ए और सी हो, या फिर बी और सी हो, या ए और बी हो, या फिर खाली सी हो। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा। हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। देखो बच्चे को क्या है, ग्रुप डिस्कशन भी कराना है, और कुछ भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करना है, यानी सरल जांच की रूपरेखा तैयार करना, इन्वेस्टिगेशन कराना। लेकिन इसे छोड़ेंगे हम कि वेरिफिकेशन ऑफ द थ्योरेटिकल प्रिंसिपल, की थ्योरी का क्या है, थ्योरी को वेरीफाई करें। तो ये ऑप्शन इतना पॉजिटिव नहीं है, ए और बी हमारे यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। तो आपको क्या है, पेपर में ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाना है, यानी जो ऑप्शन ज्यादा पॉजिटिव हो, ज्यादा बेटर हो, उसकी तरफ जाना होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, ट्रू टू द लर्नर, यानी शिक्षार्थी के लिए सच्ची है, ट्रू टू द एनवायरमेंट ऑफ द लर्नर्स, यानी शिक्षार्थी के पर्यावरण के लिए सच है, ट्रू टू द टीचर, यानी शिक्षक के लिए सच है, एंड ट्रू टू द साइंस, यानी विज्ञान के लिए सच है। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक होगा, बताइए भाई ट्रू टू द लर्नर यानी बच्चे के लिए भी सही होनी चाहिए, एनवायरमेंट के लिए भी सच्ची होनी चाहिए, और साइंस के लिए भी सच्ची होनी चाहिए, लेकिन टीचर के लिए सच्ची नहीं होती। ये नहीं पढ़ा हमने, है ना, ये नहीं कहता एनसीएफ, टीचर का तो कहीं भी भला लिखा नहीं है। ठीक है, टीचर के खूब कान खाओ, जितना पूछ सकते हो उतना पूछो। टीचर क्या है, बस फैसिलिटेटर की तरह वर्क करेगा, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो सी ऑप्शन हमारा छोड़ के बाकी सारे ठीक है, ए बी और डी, ए बी और डी, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक होगा। ठीक है भाई, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एनसीएफ 2005 फ्रेमवर्क रिकमेंड्स टीचिंग ऑफ साइंस एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड एम्फिसाइज मैक्सिमम ऑन दैट करिकुलम, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005
उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान के शिक्षण की सिफारिश करता है कि उस पाठ्यचर्या पर अधिकतम जोर दिया जाना चाहिए। किस पे दिया जाना चाहिए, किस तरह का करिकुलम होना चाहिए बताइए। रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, जो स्कूल की दुनिया को बाहर की दुनिया से जोड़े, यानी बच्चे की रियल लाइफ से रिलेट करे। या फिर बी ऑप्शन है, मेमोराइज कराए सारे साइंटिफिक टर्म जो कि टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, सभी याद करा दे कि भाई रट्टा मार लो, घोट के पी जाओ। आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज, की जितने भी एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें सभी याद करो, सबका आंसर दो। इंप्रूविंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस इन एग्जामिनेशन, कि बच्चों की क्या है परफॉर्मेंस को इंप्रूव कराना एग्जाम के लिए। तो बताइए कौन सा एक ऑप्शन ठीक है। देखो ना तो एनसीएफ एग्जाम पे जोर देता है कि बच्चों को एग्जाम के लिए पढ़ाइए या उनका मार्क्स इंप्रूव हो, ना ही टेक्स्ट बुक पे ज्यादा फोकस है कि सभी क्वेश्चन आंसर याद करो, सभी क्वेश्चंस के आंसर दो, या फिर कुछ भी याद करो, साइंटिफिक टर्म मेमोराइज कराना, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन हमारा ठीक है कि स्कूल के बाहर जीवन के लिए कक्षा सीखने से संबंधित, यानी मतलब इसका यह है कि स्कूल की लाइफ को घर की लाइफ को बाहर की लाइफ से जोड़े। यार इन्वर्टर बोल गया, इन्वर्टर बोल गया, क्या होएगा अब, चलो देखते हैं जो भी है। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिश के आधार पर विज्ञान में एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक पर आधारित जोर दिया गया है। बताइए किस पे ज्यादा जोर दिया गया है 2005 के अकॉर्डिंग। डिस्करेजिंग रोट लर्निंग, कि जो रोट लर्निंग है उसे हतोत्साहित करें, यानी बिल्कुल खत्म कर दें, बंद कर दें, रट्टा नहीं लगवाना है, हमें बच्चे को रट कर नहीं सिखाना है। सेकेंड ऑप्शन है मेंटेनिंग शार्प बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ साइंस करिकुलम, यानी विज्ञान पाठ्यक्रम के विभिन्न डोमेन के बीच स्पष्ट सीमाओं को बनाए रखना, कि बाउंड्रीज लिमिटेड होना चाहिए। प्रोवाइडिंग एक्टिव एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट लर्निंग, कि छात्रों को सीखने के लिए सक्रिय अनुभव प्रदान करना। या फिर लर्निंग एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, वैज्ञानिक शब्दों को सटीक परिभाषा सीखना। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म, कौन सा एक ठीक है, करेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है। फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड और फोर्थ है, फर्स्ट और थर्ड है, सेकंड और थर्ड है। बताइए भाई ये ऑप्शन भी ठीक है, यही तो पूछ रहा है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इन साइंस ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन, यानी जिस किस पे ज्यादा जोर दिया गया है। भाई ये बात ठीक है कि एनसीएफ ये कहता है कि हमें बच्चे को रटवाना नहीं है, यानी डिस्करेज करनी है रोट लर्निंग, यानी तो ऑप्शन ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। शार्प बाउंड्रीज बना दे डोमेन्स के चारों तरफ, कि लिमिटेड कर दे कंटेंट को, तो ये तो गलत है। ये बात ठीक है कि बच्चे को कैसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, एक्टिव एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो ये बात भी ठीक है। एग्जैक्ट डेफिनेशन याद कराएं, तो ये गलत है। फर्स्ट और थर्ड हमारा ठीक है, यानी फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में क्या है रोट लर्निंग को डिस्करेज किया गया है, तो इसलिए ठीक है, यानी रटने को बिल्कुल बंद कर दो, हतोत्साहित कर दो। और थर्ड ऑप्शन में क्या है प्रोवाइडिंग एक्टिव एक्सपीरियंस टू स्टूडेंट लर्निंग, यानी छात्रों को सीखने के लिए कैसा अनुभव देना, सक्रिय अनुभव प्रदान करना, ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं आगे, पता नहीं क्लास पूरी भी हो पाएगी या नहीं, हमारा इन्वर्टर बोल गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 बताइए एनसीएफ स्ट्रांगली रिकमेंड दैट साइंस एजुकेशन एट अपर प्राइमरी स्टेज शुड, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इस पर जोर सिफारिश करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए अपर प्राइमरी में, जो एनसीएफ कहता है। बताइए प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, की एनसीएफ ये कहता है कि बच्चे को कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयार करें। या फिर हेल्प स्टूडेंट टू बी इमोशनली बैलेंस्ड, कि छात्रों को भावात्मक रूप से संतुलित होने में मदद करें। सी ऑप्शन है हेल्प स्टूडेंट एक्वायर कंप्यूटेशनल स्किल्स, छात्रों को कंप्यूटेशनल कौशल हासिल करने में मदद करें। डी ऑप्शन है फॉलो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ द सब्जेक्ट,
ये बात ठीक है कि विषय के शिक्षण और सीखने के लिए रचनावादी दृष्टिकोण का पालन करें कि कैसी अप्रोच होनी चाहिए, कंस्ट्रक्टिविज्म यानी चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम होनी चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, बच्चा ज्ञान का निर्माण करे और वो भी कैसे करे, एक्टिवली इन्वॉल्व होके। तो ये ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट है, हमें सबसे बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर है कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच के बारे में, यानी समस्या समाधान दृष्टिकोण। किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए कोई भी प्रॉब्लम को अगर हम सोल्व कर रहे हैं। भाई किसी भी समस्या को अगर हम सोल्व कर रहे हैं, किसी भी समस्या का अगर हम समाधान देख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, पहले समस्या को देखेंगे कि किस तरह की प्रॉब्लम है। पहले क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे यानी अवलोकन करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है। फिर क्या है, परिकल्पना करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निरूपण। फिर सोचेंगे कि भाई ऐसा कैसे है। ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर दिमाग में कोई भी प्रॉब्लम हो उसे ऑब्जर्व करेंगे, फिर उस पर परिकल्पना करेंगे यानी सोचेंगे। जो परिकल्पना हम लगा रहे हैं अपने दिमाग में, फिर उसका परीक्षण करेंगे कि जो हम सोच रहे हैं वो सही है या नहीं है ना। फिर क्या करेंगे, टेस्टिंग करेंगे उस हाइपोथेसिस की, फिर विश्लेषण करेंगे और व्याख्या करेंगे, और फिर बाद में जाके किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। बाद में जाके किसी निष्कर्ष पे, किसी थ्योरी पे, किसी कंक्लूजन पे जाके पहुंचेंगे। ठीक है, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हाइपोथेसिस करेंगे, फॉर्मुलेशन, फिर टेस्टिंग करेंगे उस हाइपोथेसिस की, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और फिर कंक्लूजन पे जाएंगे। ठीक है, तो बताइए अब क्वेश्चन, मैं एक घूंट पानी पी लेती हूँ। क्वेश्चन नंबर 22। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th आर आस्क्ड द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय अ टीचर। कक्षा 7 के छात्रों को एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित प्रश्न पूछा जाता है। क्या ये पूरा है, बर्फ के 2 समान क्यूब्स एक रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाले जाते हैं, यानी बर्फ के 2 टुकड़े फ्रीज से बाहर रख दिए गए हैं। ये प्रश्न पूछ रही है मैडम। एक को कुचल दिया जाता है और दूसरे को वैसे ही छोड़ दिया जाता है कि एक टुकड़ा तो क्या है, उसे कुचल दिया, उसे बिल्कुल चूरन बना दिया उसका। ठीक है, और दूसरा ऐसे ही छोड़ दिया। यह देखा जाता है कि कुचली हुई बर्फ तेजी से पिघलती है। भाई उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि कुचला हुआ जो है, भाई बर्फ को फोड़ दो तो वो जल्दी जल्दी पिघल जाएगा, और जो टुकड़ा है वो धीरे धीरे पिघलेगा, उसकी एक एक लेयर उतरेगी, है ना। तो क्या कारण हो सकता है, इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा दिया जाता है, बताइए। ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन को, एक्सपेरिमेंटेशन को, या फिर हाइपोथेसिस को, या कंट्रोलिंग वेरिएबल्स। ये तो होगा नहीं कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, ये तो फिजिक्स मैथ में आता है ना। इन तीनों में से एक होगा। देखो भाई बर्फ के 2 टुकड़े हैं, है ना, फ्रीज से निकाले, एक को कुचला और एक को ऐसे ही छोड़ दिया, तो पूरा एक्सपेरिमेंट तो कर ही रहे हैं। ये चल क्या रहा है, एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद उन्होंने क्या करा, देखा कि एक तो पिघल गया और एक धीरे पिघल रहा है, तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन भी कर लिया। फिर उन्होंने देखा कि पिघल गया एक ऐसी बचा है, तो उसके बाद यानी क्या कारण हो सकता है, क्या कारण हो सकता है, तो सोचेंगे ही, तो वो परिकल्पना ही तो लगाएंगे अपने दिमाग में, हाइपोथेसिस लगाएंगे कि भाई क्या कारण हो सकता है, ये जल्दी पिघल गया, ये देर में पिघल रहा है ना। अगर हम दोनों को कुचल दें तो दोनों ही पिघल जाएंगे, दोनों जल्दी पिघल, तो अपने दिमाग में क्या करेंगे, परिकल्पना लगाएंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे। ठीक है, अपने दिमाग में परिकल्पना लगाएंगे, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यही यहाँ पे पूछा था कि किस प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा दिया गया है। अब एक कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच यानी सहयोगात्मक अधिगम प्रक्रिया, अप्रोच को क्या बोलते हैं, उपागम बोलते हैं, है ना, हिंदी में भी आगे। ठीक है, एक स्लाइड पे इतना सारा आ नहीं पाया था। 5 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। फर्स्ट है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि भाई कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं एक दूसरे को कोऑपरेट करें जब तक कि टास्क पूरा ना हो जाए। ठीक है, सेकंड है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, यानी इसका मतलब क्या है कि जो रिसर्च है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अब भाई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक्सपेरिमेंट या कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो फाइनल आउटकम क्या है, पॉजिटिव ही हो, यानी रिजल्ट अच्छा ही आए। भाई एक्सपेरिमेंट फेल भी तो होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि जब फाइनल आउटकम आए तो इसे कि भाई इसकी वजह से आया है, कि भाई इसकी वजह से आया है, एक दूसरे को थोपने लगे। फाइनल आउटकम के लिए सब तैयार रहें कि अगर रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो हम सबकी वजह से आया है ना। ठीक है,
तो ये होता है इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी। इंटरपर्सनल स्किल यानी दूसरों को समझ सके, कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप स्किल और ट्रस्टफुलनेस यानी दूसरे को समझे, ठीक है, दूसरे की बातों को समझे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बोल रहा है तुम उसकी सुन ही नहीं रहे हो, धक्का मुक्की हो रही है, गुट बज रहे हैं, है ना। लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, फेस टू फेस इंटरेक्शन कर रहे हैं तो भी कोऑपरेट करें। भाई अब जैसे हम ही हैं, हम कहीं पे बैठे हैं और फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, तो ऐसा तो है नहीं, सामने वाले की भी तो सुननी चाहिए, थोड़ा शांत होके सुननी चाहिए पेशेंस के साथ, है ना। तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, वहां भी कोऑपरेटिव लर्निंग काम आती है। प्रोसेसिंग यानी रिफ्लेक्ट हाउ वेल द टीम इज फंक्शनिंग एंड हाउ टू फंक्शन इवन बेटर, यानी टीम कैसे काम कर रही है और कैसे और बेटर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 5 एलिमेंट है इस अप्रोच के अंदर। सकारात्मक अन्योन्याश्रय, व्यक्तिगत जवाबदेह, इंटरपर्सनल स्किल, आमने सामने बातचीत और प्रसंस्करण, यानी टीम कितनी अच्छी तरह काम कर रही है और कैसे बेहतर कार्य करना है इस पर विचार करना, ठीक है। तो ये कुछ 5 एलिमेंट हैं किसके, सहकारी सीखने का तरीका, ठीक है। फिर है साइंटिफिक एटीट्यूड यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाई साइंस का बच्चा है तो किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, किस तरह का साइंटिफिक एटीट्यूड होना चाहिए। भाई बच्चा क्या है, क्यूरियस भी होना चाहिए, यानी जिज्ञासु होना चाहिए, क्वेश्चंस पुट आउट करे, ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ के पीछे तर्क ढूंढे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, एक्सपेरिमेंट करे, एक्टिविटीज़ करे। ओपन माइंडेडनेस हो यानी खुली मानसिकता हो। अगर साइंस का बच्चा है तो कैसी मानसिकता होनी चाहिए, उसकी खुली मानसिकता होनी चाहिए। भाई क्या है, हर चीज को अलग अलग पर्सपेक्टिव में सोचे, हर एक चीज के ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन सुझा पाए कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ना। प्रिजर्वेरेंस, दृढ़ प्रत्यय होना चाहिए कि कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार फेल हो गया छोड़ के चला गया, नहीं, दृढ़ प्रत्यय होना चाहिए कि अब मैं इसे करके ही हटूंगा या फिर मैं इसे करूंगा ही। अब एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 100 बार में आएगा, बल्ब बना था जैसे, ठीक है। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, सॉरी, नम्रता होनी चाहिए यानी पोलाइट बिहेव करे, ठीक है, ऐसे नहीं लड़ने लग जाए। एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलर, साइंस का बच्चा है तो फेलर को एक्सेप्ट करे, ऐसे नहीं है कि 12th में फेल हो गया सुसाइड कर लिया, ऐसा नहीं। इमोशन भी कंट्रोल होने चाहिए कि क्या है, फेलर को एक्सेप्ट करना भी उसे आना चाहिए, क्योंकि हर एक रिसर्च, कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव भी आएगा, उस नेगेटिव को मान लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ साइंटिफिक एटीट्यूड है, क्यूरियस होना चाहिए, ओपन माइंडेडनेस, प्रिजर्वेरेंस, ह्यूमिलिटी और एबिलिटी टू एक्सेप्ट फेलर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बस अब कुछ क्वेश्चन है, नहीं थोड़ा सा और टॉपिक बचा है शायद। क्वेश्चन नंबर 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। ओपन माइंडेडनेस यानी खुली मानसिकता, ग्रहणशीलता नहीं है, ये हिंदी ट्रांसलेशन गलत है। क्यूरियोसिटी टू लर्न मोर यानी जिज्ञासु होना चाहिए अधिक जानने के लिए कि मैं तो इस चीज को भी जानूं, भाई वो तो हमें भी होना चाहिए, हर चीज को जानने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स यानी समस्याओं के दृष्टिकोण में, या फिर हार्ड वर्क। देखो भाई हार्ड वर्क करने वाले को गधा बोलते हैं कि हार्ड वर्क क्या करता है, गधा करता है। हमको सभी को, हमें आपको क्या करना चाहिए, स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ठीक है। ये तो एक बात चलती आ रही है कि कड़ी मेहनत करो, कड़ी मेहनत करो, लेकिन कड़ी मेहनत नहीं, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, बिल्कुल स्मार्टली। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स में टीचर सेंटर्ड मेथड यानी शिक्षक केंद्रित, जिसमें टीचर क्या है, टीचर ही बीच में रहता है, टीचर केंद्र में रहता है, टीचर के अकॉर्डिंग ही सब कुछ होता है। इसके अंदर 2 मेथड है, लेक्चर मेथड सबसे ज्यादा नेगेटिव मेथड है, सबसे ज्यादा बेकार मेथड है, सबसे ज्यादा पुराना मेथड है। अगर कहीं भी लेक्चर मेथड ऑप्शन में दिखता है तो कट कर देना भैया, क्योंकि लेक्चर मेथड सबसे बेकार मेथड माना जाता है। एक तो ये टीचर सेंटर्ड है, दूसरा सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, सबसे ओल्डेस्ट मेथड है, ठीक है। इसमें क्या है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है, टीचर एक्टिव रोल प्ले करता है और बच्चे क्या है, पैसिवली सुनते हैं, बच्चे पैसिवली सुनते हैं, ठीक है। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इसमें क्या है, टीचर डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता है या दिखाती है और बच्चे क्या है, आराम से देखते हैं। तो इसमें भी बच्चे पैसिव होते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, बच्चे पैसिवली इन्वॉल्व होते हैं। तो इसलिए ये दोनों क्या है, टीचर सेंटर्ड मेथड है यानी शिक्षक केंद्रित है, ठीक है।
बाकी आगे ये जो है ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, जिसमें बच्चा केंद्र में रहता है। इसके अंदर है डिस्कवरी मेथड यानी अन्वेषण विधि, बच्चा डिस्कवर करके देखता है, खोज करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यानी समस्या समाधान करता है, जो कि हम पीछे हमने पढ़ा है कि समस्या को कैसे समाधान करेंगे, पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर हाइपोथेसिस लगाएंगे, फिर जो हाइपोथेसिस परिकल्पना लगाई उसकी टेस्टिंग करेंगे, फिर एनालाइज और इंटरप्रेट करेंगे और फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड यानी बच्चा प्रोजेक्ट्स करके देखेगा। लेबोरेटरी मेथड लैब में जाएगा। इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच यानी खोज करके देखेगा। और नेचुरल एक्सप्लोरेशन यानी प्राकृतिक अन्वेषण, नेचुरली एक्सप्लोर करेगा, चीजों को अपने चारों तरफ देखेगा। ठीक है, घर में स्कूल में चीजों को एक्सप्लोर करेगा। तो ये है लर्नर सेंटर्ड मेथड और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड। ठीक है, फिर है सीसीई कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन यानी निरंतर चलने वाला मूल्यांकन, जैसे कि हमारी लर्निंग जीवन भर चलती रहती है, इसी तरह से जब तक हम पढ़ते हैं हमारा मूल्यांकन भी कंटिन्यूटी में चलता रहना चाहिए। ठीक है, दो तरह का मूल्यांकन है, फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी रचनात्मक आकलन, सेकंड है समेटिव असेसमेंट यानी सारांशित मूल्यांकन। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, यानी जो क्लास के दौरान होता है, यानी ड्यूरिंग द क्लास, ड्यूरिंग द क्लास। जैसे टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ा रही है, साथ के साथ बच्चे का मूल्यांकन कर लिया, साथ के साथ उसका आकलन कर लिया, यानी पूछ लिया कि बच्चे को कितना समझ आया कितना नहीं आया। ठीक है, यानी उसके गैप्स देख लिए, फिर पहले डायग्नोज कर लिया, साथ के साथ रिमेडी कर ली। तो सारा प्रोसेस क्या है, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। क्लास के दौरान जो आकलन हो रहा है, क्लास के दौरान हो रहा है, डेली बेसिस पे, 3 दिन में, सप्ते में, वो तो हम ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, इसे और क्या बोलते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, समेटिव असेसमेंट यानी सारांशित मूल्यांकन, ये होता है एंड ऑफ द ईयर यानी साल के अंत में, एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये होता है सारांशित मूल्यांकन। ठीक है, इसे योगात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन यानी समग्र मूल्यांकन। इसमें क्या है, समग्र का यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट आ जाता है। ऑल राउंड डेवलपमेंट यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड पर्सनैलिटी मीन्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। इसके अंदर बच्चे के स्कोलास्टिक एस्पेक्ट यानी स्कूल रिलेटेड सारी एक्टिविटीज एंड को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज यानी बाहर का भी सारा, बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज है वो स्कूल रिलेटेड सारे एस्पेक्ट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत बड़ा वर्ड है अपने आप में, यानी बच्चे का सर्वांगीण विकास। ठीक है, तो ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। फिर 3 तरह का असेसमेंट है, यानी मूल्यांकन के प्रकार हैं जो कि पूछे जाते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए आकलन। फॉर लर्निंग का मतलब है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जो कि अभी हमने पढ़ा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो क्लास के दौरान होता है, जैसे कि साथ के साथ कुछ पढ़ाया और साथ के साथ उसका आकलन कर लिया, बच्चे को देख लिया कि भाई कितना आया कितना नहीं आया। असेसमेंट एज लर्निंग यानी सीखने के रूप में आकलन। एज लर्निंग का मतलब है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट क्या होता है कि बच्चा क्या है, खुद आके अपने आप को कि मुझे कितना आया। जैसे कि आप सीटेट का क्या है, पेपर देने जा रहे हैं, तो भाई पहले आप टेस्ट लगा रहे होंगे लैपटॉप पे, बुक में, कैसे भी, तो क्या है फिर बाद में देखते हैं कि कितने सही हैं कितने नहीं है। तो ये क्या है, खुद को आंक रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं या फिर असेसमेंट एज लर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग का मतलब है समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट यानी सीखने का आकलन, यानी एंड ऑफ द ईयर जो होता है, जैसे कि हमारे फाइनल एग्जाम, एंड ऑफ द ईयर। जैसे कि फाइनल एग्जाम जैसे कि बीएड में होते हैं, पूरी साल चाहे कुछ भी ना हो, लास्ट में फाइनल पेपर हो गए। ठीक है, लेकिन सबसे बेस्ट जो होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये। ठीक है, तो ये है असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब साइंस में क्या है, साइंस में आकलन क्या करता है, विज्ञान में आकलन वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देता है, यानी क्या करता है, प्रमोट साइंटिफिक इंक्वायरी को। प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वेस्टिगेशन, एक्टिव थिंकिंग एंड रीजनिंग, इसको बढ़ावा देता है, यानी समस्या समाधान को।
जांच को, सक्रिय सोच को और तर्क को। यानी बच्चा क्या है, समस्या समाधान करता है, समस्या का समाधान करता है, चीजों में इन्वॉल्व होता है, जांच पड़ताल करता है, एक्टिवली इन्वॉल्व होता है, ठीक है, और थिंकिंग करता है, रीजनिंग लगाता है। असेसमेंट इज लिंक्ड विद कॉग्निटिव लेवल्स ऑफ लर्नर, यानी आकलन विद्यार्थी के संज्ञानात्मक स्तरों से जुड़ा हुआ है, ठीक है भाई, बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग तो उसका आकलन करेंगे, है ना। इन लाइन विद द एज ऑफ द लर्नर, यानी शिक्षार्थी की उम्र के अनुसार उसका आकलन होना चाहिए। असेसमेंट इन साइंस इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर, यानी विज्ञान में क्या है, मूल्यांकन की प्रकृति व्यापक है। विज्ञान में मूल्यांकन प्रक्रिया कौशल के विकास की सुविधा प्रदान करता है, यानी असेसमेंट इन साइंस फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेस स्किल, यानी प्रक्रिया कौशल को फैसिलिटेट करता है, विकास करता है, बढ़ती है, ठीक है भाई। असेसमेंट तो टाइम टू टाइम होता रहना चाहिए, जब भी तो पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है ना। फिर डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, यानी नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण, इससे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें नहीं आएगा, वैसे तो आता है साइंस में भी, लेकिन हर एक पेडागोजी में कॉमन है, मैंने डिटेल में भी कराए हुए हैं, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्या होता है भाई, कुछ भी, जैसे मैं हर बार यही एग्जांपल देती हूँ क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि मुझे कुछ अगर दिक्कत हो रही है, बुखार हो रहा है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, डॉक्टर पूछेगा कि भाई बुखार कैसे हुआ, क्या लक्षण है, सर्दी लगी थी, मच्छर ने काटा, तो क्या है, डॉक्टर मुझे डायग्नोज कर रहा है, यानी मेरा क्या है, निदान कर रहा है, पूछ रहा है कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, मेरे गैप्स को देख रहा है। फिर अगर मुझे वो दवाई दे रहा है तो वो क्या है, रिमेडियल टीचिंग, यानी उपचार कर रहा है, मुझे दवाई दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम डायग्नोस्टिक में क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई करते हैं बच्चे को कि बच्चा प्रोग्रेस क्यों नहीं कर रहा, वो स्लो प्रोग्रेस क्यों कर रहा है, ठीक है, उसके गैप्स को देखते हैं। और रिमेडियल टीचिंग में क्या करते हैं, उसके गैप्स को फिल करते हैं। रिमेडियल में क्या करते हैं, उसके गैप को फिल करते हैं, ठीक है, यानी रेक्टिफाई करते हैं, जो उसके कंसेप्ट हैं उन्हें रेक्टिफाई करते हैं, कि गलत जो धारणा बन गई है उन्हें ठीक करते हैं, बच्चे को रिमेडियल देते हैं, दोबारा से पढ़ाते हैं, जो भी प्रोसेस होता है, यानी बच्चे के गैप्स को भरते हैं, फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हुई रिमेडियल टीचिंग और डायग्नोस्टिक टीचिंग, यानी पहले बच्चे को डायग्नोज करना, फिर उसे रिमेडियल टीचिंग देना। अब बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, द रोल ऑफ अ साइंस टीचर शुड बी टू, विज्ञान शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कैसी। ए ऑप्शन है, प्रोवाइड प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग, लर्निंग एनवायरनमेंट टू लर्नर, कि बच्चों को क्या है, प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग कराए, यानी सीधा बुक से कराए, या फिर गाइड करे लर्नर्स को टू प्रैक्टिस द मेमोराइज ऑफ द क्रिएटिव आइडियाज, कि क्या करे, शिक्षार्थियों के रचनात्मक विचारों को याद रखने का अभ्यास करने के लिए मार्गदर्शन करे, मेमोराइज कराए। सी ऑप्शन है, एनकरेज ऑल लर्नर्स टू फ्रेम क्वेश्चंस ऑफ हाई कॉग्निटिव एबिलिटीज, यानी सभी शिक्षार्थियों को उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं के प्रश्नों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करें। या फिर डी ऑप्शन है, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस टू लर्नर, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना। तो बताइए भाई टीचर का क्या रोल होना चाहिए, कि प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग कराए, तो प्रोडक्ट बेस्ड टीचिंग तो हमें करानी नहीं है, हमें तो कंसेप्चुअल टीचिंग करानी है, बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो, और कैसे हो, रियल लाइफ से रिलेट करके, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके, एक्टिविटीज के माध्यम से, है ना। या फिर बच्चों को मेमोराइज कराए, आइडियाज याद कराए, तो ये भी गलत है। या फिर हाई लेवल के क्वेश्चन दे दे उन्हें, है, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन हमारा ठीक है, कि बच्चों को क्या है, इस तरह का क्या है, वैरायटी ऑफ लर्निंग, प्रोवाइड रिच वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस टू लर्निंग, यानी शिक्षार्थियों को विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव प्रदान करना, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 25, हरी वांट्स टू टीच द सर्कुलर मोशन टू क्लास 6th स्टूडेंट, हरी क्या है, सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा है क्लास 6 के बच्चों को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द बेस्ट मेथड, सबसे अच्छा कौन सा है इसमें सर्कुलर मोशन पढ़ाने के लिए। भाई सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा है, डिस्कशन कराए, यानी बातचीत हो, डिस्कशन हो, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराए कि एक्टिविटी कराए कुछ, या फिर एग्जाम्पल दे, या फिर डेमोन्स्ट्रेशन करे, प्रदर्शन करके दिखाए। बताइए
भाई सबसे बढ़िया है कि अगर कुछ भी पढ़ा रहे हैं तो सबसे बढ़िया है कि बच्चे को एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएं, एक्टिविटी करके दिखाएं, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करेगा बच्चा, देखेगा, है ना। कुछ भी सर्कुलर मोशन, कुछ भी चीज ऐसी लेके आए जिसमें बच्चे को समझ आए सर्कुलर मोशन, तो क्या है, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक है कि गतिविधि आधारित शिक्षण हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। व्हाई आर फील्ड विजिट्स इंपोर्टेंट इन साइंस? विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए, फील्ड विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इजीली कंडक्ट हो जाती है, कि जल्दी सी कंडक्ट हो जाती है, या फिर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, साइंस की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती हैं, या फिर इट डेवलप्स हैबिट ऑफ हार्ड वर्क अमंग लर्नर्स, कि बच्चों के अंदर ये हैबिट डेवलप करते हैं कि बच्चे हार्ड वर्क करेंगे। प्रोवाइड हैंड ऑन एक्सपीरियंस टू द लर्नर्स, यह शिक्षार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करता है। बताइए तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? भाई ना तो ये इजीली कंडक्ट होती है और ना ही इसलिए कराई जाती है कि सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा हो जाएगा या बच्चे हार्ड वर्क करेंगे। सबसे बढ़िया है कि बच्चों को क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है। बच्चे जाते हैं, देखते हैं अपनी आंखों से, साइंस म्यूजियम जा रहे हैं, ठीक है भाई, ईवीएस पढ़ रहे हैं तो उन्हें क्या है उसमें लेके जाएं, गार्डन में साइंस पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जाएं, ठीक है, बायो पढ़ा रहे हैं तो गार्डन में लेके जाएं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स लैब में लेके जाएं। तो बच्चों को क्या है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, यानी बच्चों को क्या है, फील्ड विजिट से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मिलता है। साइंस म्यूजियम में जाएंगे, चीजों को देखेंगे, वहां फिजिक्स से रिलेटेड भी कंसेप्ट होंगे, केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होंगे, बायोलॉजी से रिलेटेड भी होंगे, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 27। काफी बड़ा क्वेश्चन है, बताइए। आप पाते हैं कि आपकी कक्षा 6 के कई विद्यार्थियों का मानना है कि पौधों की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मिट्टी से ही आता है। कुछ बच्चों का मानना है कि कच्चा माल जो है मिट्टी से ही आता है, यानी रॉ मटेरियल जो है वो सोयल से ही मिलता है। इस विचार का मुकाबला करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त रणनीति होगी? बताइए। Explain in detail the process of photosynthesis and the chemical reaction involved PowerPoint presentation, यानी बच्चों को क्या है, पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करें, बताएं फोटोसिंथेसिस का, कि ऐसे ऐसे फोटोसिंथेसिस होता है, इसमें ये रिएक्शन इन्वॉल्व होती है और कैसे, किसकी वजह से, किसकी तरह से, पावर पॉइंट पीपीटी से, प्रोजेक्ट पे पीपीटी चला दें और उससे बताएं। या फिर शो द स्टूडेंट अ वेल प्रिपेयर्ड फोटोसिंथेसिस, कि छात्रों को एक अच्छी तरह से तैयार प्रकाश संश्लेषण दिखाएं कोई भी। सी ऑप्शन है, छात्रों को पानी में मनी प्लांट प्रदान करें और उन्हें इसकी वृद्धि का निरीक्षण करने और अनुमान लगाने के लिए कहें, कि भाई बच्चों को क्या है, कोई भी मनी प्लांट दिखाएं और उसके बेस पे बताएं कि बच्चों अब ऑब्जर्व करो और फिर इन्फ्रेंस लगाओ, फिर अनुमान लगाओ। या फिर डी ऑप्शन है, प्रोवाइड द स्टूडेंट विद एन इंटरेस्टिंग रीडिंग मटेरियल ऑन द प्रोसेस ऑफ फूड मैन्युफैक्चर इन प्लांट्स, छात्रों को पौधों में खाद्य निर्माण की प्रक्रिया पर एक दिलचस्प पठन सामग्री प्रदान करें। बताइए कौन सा एक प्रोसेस सबसे बढ़िया होगा? भाई वही तो प्रोसेस अच्छा होता है जो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है ना, जिसमें बच्चा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करे, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करे, सामने से देख के सीख सके। तो ये सबसे बढ़िया है कि क्लास में टीचर मनी प्लांट का पेड़ ही उठा के ले आई और दिखा रही है कि अब देखो है ना। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। समटाइम्स द स्टूडेंट हैव अल्टरनेटिव कंसेप्शन रिलेटेड टू वेरियस साइंस कंसेप्ट, कभी कभी विद्यार्थियों के पास विज्ञान की विभिन्न अवधारणाओं से संबंधित वैकल्पिक संकल्पनाएं होती हैं। विज्ञान शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, साइंस के टीचर को क्या करना चाहिए जब बच्चों के अंदर अलग अलग कंसेप्ट आ जाएं? उनके आइडियाज को इग्नोर करें, या फिर हैव द स्टूडेंट रिविजिट देयर आइडियाज थ्रू वेरियस एक्टिविटीज, यानी विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से छात्रों को उनके विचारों पर फिर से विचार करने में सहायता करें। या फिर बच्चों को डांटे, स्कोल्ड करें कि हैविंग नो नॉन साइंटिफिक आइडियाज, कि तुम्हें कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है इसलिए मत बोलो, डांट दें बच्चों को। या फिर बच्चों को बताएं कि तुम्हारे आइडियाज बिल्कुल गलत हैं, मैं तुम्हें सही बताती हूँ या सही पढ़ाऊंगी। तो ये भी कोई तरीका नहीं है कि बच्चों के आइडियाज को गलत बताओ। भाई बच्चों में कमी नहीं निकालनी है ना, ना ही बच्चों को डांटना है, ना ही उन्हें इग्नोर करना है। जो वो आइडियाज बता रहे हैं उन्हें गतिविधि के माध्यम से उनकी सहायता करें उन्हें ठीक करने में। ठीक है,
उन्हें दोबारा से सोचने में सहायता करें। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सोमिया यूजुअली टेक्स हर क्लास 7th स्टूडेंट ऑन अ फील्ड ट्रिप, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑब्जेक्टिव। सोमिया क्या है, क्लास 7 के बच्चों को फील्ड ट्रिप पे लेके जा रही है, तो उसका उद्देश्य क्या होगा। ए ऑप्शन है इट प्रोवाइड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस टू स्टूडेंट, यानी छात्रों को ठोस अनुभव प्रदान करता है, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस का मतलब है कि बच्चा क्या है, टच एंड फील कर सके, अपनी आंखों से देख सके, हाथों से छू सके। सी कैन गिव देम असाइनमेंट एंड प्रोजेक्ट फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, वह रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उन्हें असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दे सकती है। ठीक है, इट एनहांसेस प्रोसेस स्किल ऑफ स्टूडेंट, ये छात्रों की प्रक्रिया कौशल को बढ़ाता है। सही बात है भाई। इट सेव्स अ टीचिंग टाइम, ये टीचर का क्या है, पढ़ाने का टाइम बचा रहा है कि चिल मारो, पढ़ाना नहीं पड़ेगा, है ना, ये फील्ड ट्रिप पे चलते हैं। तो यही ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ठीक है। ए भी ठीक है, बी भी ठीक है और सी भी ठीक है। ठीक है, तो डी ऑप्शन में दिए गए हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आपकी साइंस पेडागोजी यहाँ पे पूरी होती है। आप अगर इसे पूरी अच्छी तरह देख लेते हैं तो आपके 10 में से 8-7 नंबर तो कहीं नहीं गए, क्योंकि इसके बाद आप प्रैक्टिस भी कर लें कुछ क्वेश्चंस की, तो आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो, कंटेंट चाहे कितना भी पढ़ लो, कंटेंट में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गलत हो ही जाते हैं, है ना। लेकिन अगर आप पेडागोजी पढ़ते हैं तो पेडागोजी में इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं आते, इजीली कर लेंगे अगर कंसेप्ट क्लियर है तो। ठीक है, तो आपको एक ही क्लास से काफ़ी फायदा मिलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, अगर पुराने हैं सब्सक्राइब ना किया तो कर दे, शेयर भी कर दिया करो यार। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पेपर का टाइम है, पैनिक मत होना, नहीं तो पेपर बिगड़ जाएगा सच में। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, चिल करो, बिल्कुल आराम से रहो, पढ़ते रहो बस। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है कि मेरा तो ये रह गया, ये रह गया। जो रह गया वो सो रह गया, जिससे जितना कर सकते हो उतना कर लो, हड़बड़ी भी मत मचाना, और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, पैनिक नहीं होना है, अच्छा जाएगा पेपर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है।